बीएससी सेमेस्टर 1 बॉटनी का एग्जाम इसी हफ्ते है रहेलखंड यूनिवर्सिटी में। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चन की एक कंप्लीट वीडियो बना दी गई है। और उस वीडियो को अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेकर बैठकर अगर आप लिख कर देख लोगे तो 101% आपका ये पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो बस ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चंस को आपको यहां पर बताया जाए और जो उनके आंसर्स बताए जाए उनको आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ जिस तरीके से क्वेश्चन को, आंसर को आपको लिखने के लिए बोला जाए कि हेडिंग किस तरीके से बनानी है, आंसर किस तरीके से आपको लिखना है, उन सारी चीजों को आप ध्यान देना। और इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग वो सारी चीजों को सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। सेक्शन है उसके सारे आंसर्स हैं। उसके बाद नीचे सेक्शन बी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक एक क्वेश्चन को हम लोग ने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में किया है। तो जल्दी से यहां पर देखिए, सेक्शन ए में जो वेरी शॉर्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, सारे चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चले भाई शुरू करें, आ जाओ। देखो पहला कह रहा है एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। वो आपको एक क्वेश्चन देगा कि निम्न पर टिप्पणी करिए, उसमें कुछ कुछ चीजें देगा और उन चीजों को आपको आंसर करना है। ठीक है, तो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा किसी भी नाम में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका होना चाहिए। कहीं पर भी वर्ड आए, देखो पहले तो एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है, अंतः, जो हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, और माइकोराइजा दो शब्दों से मिलकर बना है। माइको का मतलब होता है कवक, कवक मतलब फंगस, कवक मीन्स फंगस, और राइजो का मीनिंग होता है रूट्स। ठीक है, पहले तो दिमाग में अपने इस चीज को तोड़ लो। अब एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा वो फंगस जो किसी जड़ों के अंतः मतलब अंदर रहते हो, वो फंगस जो दूसरे पेड़ों की जड़ों के अंदर रहते हो, क्या कहलाते हैं, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा कहलाते हैं। एंडोमाइकोराइजा भी सिंपली उनको बोला जाता है। तो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा इज अ टाइप ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। क्या है, एक टाइप की माइकोराइजल, माइकोराइजल मतलब, माइकोराइजल मतलब माइको मीन्स फंगस, अभी बात हुई हम लोग की, प्लस राइजा मीन्स रूट्स, मतलब फंगस और रूट्स का, किसी बड़ा पेड़, उसकी जड़ें और उसकी जड़ों में रहने वाला फंगस, तो उनका जो आपस में संबंध होगा, उस एसोसिएशन को, संबंध को क्या कहते हैं, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा कहते हैं। आगे कह रहा है इन विच, जिसमें फंगल हाइफी, जिसमें फंगस के हाइफी। भाई हाइफी क्या होते हैं, हाइफी क्या होता है, जब फंगस की आप बॉडी देखते हो तो ये जैसे ये सपोज करिए फंगस की बॉडी है, तो इसके अंदर छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं फंगस की बॉडी के, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइफी। तो ये हो गए हाइफी, किसके हाइफी, फंगस के। तो कह रहा है जिसमें फंगस के हाइफी एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं किसमें, रूट में, किसमें, कॉर्टेक्स में, एंड फॉर्म आर्बस्कुलस एंड वेसिकल्स। ये दो बातें आप बिल्कुल याद रखना। आर्बस्कुलस कौन से होते हैं, ये होते हैं जो फंगस प्रोड्यूस करता है जड़ों के अंदर, और जड़ों के अंदर आर्बस्कुलस बनाकर, ये आर्बस्कुलस जो होते हैं ये मिनरल्स को, मतलब खनिज लवणों को, मिनरल्स को पानी से खींच कर लाकर पेड़ को देते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लेता है आर्बस्कुलस, जिसकी वजह से मिनरल्स पेड़ के अंदर पहुंचते रहते हैं। और वेसिकल, ये भी गोलाकार भाग होते हैं, आर्बस्कुलस की तरह ही होते हैं, और ये भी मिनरल्स वगैरह को लाकर पेड़ के अंदर देते हैं। इनसाइड द सेल्स, क्या इतनी बात समझ में आ गई, फिर से समझो। एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा क्या था, एक माइकोराइजा की एसोसिएशन है, संबंध है, जिसमें पेड़ के अंदर, पेड़ की जड़ों में फंगस पाए जाते हैं, और वो फंगस पेड़ों के अंदर आर्बस्कुलस और वेसिकल बना लेते हैं, जिनके द्वारा खनिज लवणों को पेड़ अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट, ये पौधों की सहायता करते हैं, इन एब्जॉर्बिंग, इसमें मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। कौन कौन से मिनरल्स हैं, मेनली फास्फोरस, इसको एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में फास्फोरस, जल को और अन्य मिनरल्स को अवशोषित करने में सहायता देते हैं। क्या ये समझ में आ गया आपको? अगर आप इतना लिख कर आते हो एग्जाम में आपको 101% 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर के बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। पूरा स्टेटमेंट हिंदी में लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें आपको बैक्टीरियोफेज का क्या बनाकर आना है, डायग्राम बनाकर आना। जरा ध्यान से समझो, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज, वायरस, नाम में उसके बैक्टीरिया आ रहा है लेकिन है ये वायरस। जरा ध्यान से देखो, बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है, आपको पता है, जीवाणु, और फेज का मतलब होता है भोजी, खाने वाले।
जो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस हैं उनको क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे। डायग्राम बनाना है, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज को? देखो सबसे पहले ये इस तरीके से बैक्टीरियोफेज का हेड होता है, ठीक है। उसके बाद में ये बैक्टीरियोफेज की ऐसे नेक होती है, गर्दन, और फिर ऐसे करके बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स होते हैं। ओ सॉरी, फिर क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज के इस तरीके से ऐसे करके टेल फाइबर। ये बन गया हमारा बैक्टीरियोफेज। देखो तुम्हें अगर वायरस याद है, वायरस के शरीर में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। तो ये जितना हमने रेड कलर से अभी तक बनाया ये सब प्रोटीन भाग है। कौन सा भाग है ये? प्रोटीन। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहां पर क्या होता है, ये होता है हमारा डीएनए। तो ये हो गया डीएनए, और ये जो हम लोग ने रेड कलर से पूरा बनाया है ये क्या है? प्रोटीन, ठीक है। अब इसके भाग कौन कौन से हैं? भाग देख लो। सबसे ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? हेड। ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? नेक। और ये जो लास्ट के जो इसके पैर दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? टेल फाइबर्स। कितना आसान स्ट्रक्चर है। 2 नंबर आपको अगर ये स्ट्रक्चर देकर जा रहा है तो कितने आसानी से आप नंबर को छीन सकते हो एग्जामिनर से। देखिए यहां पर, फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो आप। क्या स्टेटमेंट लिखोगे आप? बैक्टीरियोफेज हैज अ हेड। बैक्टीरियोफेज के पास एक हेड होता है, अभी हम लोग ने बनाया। कंटेनिंग डीएनए, उसके हेड के अंदर क्या है? डीएनए है। देखो अभी बनाया था ना, ये इस तरीके से हम लोग ने हेड बनाया था, ये हेड था, और हेड के अंदर क्या था? हेड के अंदर क्या था? ये देखो ऐसे करके डीएनए था। कंटेनिंग डीएनए। एक कॉलर, कॉलर वो जिसको हम लोग नेक कह रहे थे, ये नेक या कॉलर कहते हैं। एंड अ कॉन्ट्रेक्टाइल टेल। और यहाँ पर ये जो फाइबर्स, ये जो हम लोग को ये फाइबर्स दिख रहा है, ये फाइबर क्या है? टेल फाइबर हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल है, मतलब ये इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। कॉन्ट्रेक्टाइल टेल शीट, ए बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स। और ये पूरा हमारा टेल फाइबर्स हो गए। दीज पार्ट हेल्प द फेज। और ये काम क्या करते हैं? इन पार्ट से होता क्या है कि जैसे सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर हमारे बैक्टीरियोफेज को आकर जुड़ना है तो ये बैक्टीरियोफेज इस तरीके से आकर जुड़ेगा और हल्के से पुचुक करके अपना सारा डीएनए, जो यहाँ पर डीएनए है, इस डीएनए को ये यहाँ से एंटर अंदर बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देगा। तो दीज पार्ट हेल्प द फेज टू अटैच एंड इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन फैलाने के लिए या बैक्टीरिया के साथ जुड़ने के लिए ये भाग उसके हेल्प करते हैं। समझ में आ गया आपको? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जरूर बनाकर देखकर जाना, प्रैक्टिस करके जाना। ये उसका हिंदी में जो आप स्टेटमेंट लिखोगे, और जो डायग्राम है वो तो हिंदी इंग्लिश सेम ही बनेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी वालों तो मैं जरूर किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा। कह रहा है रोल ऑफ लाइम इन बोर्डिएक्स मिक्सचर एंड लाइम सल्फर। लाइम सल्फर और बोर्डिएक्स मिक्सचर में क्या रोल होता है लाइम का? पहले तो एक चीज याद रखना, ये बोर्डिएक्स मिक्सचर एंड लाइम सल्फर होता क्या है, ठीक है। जहां पर हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें आकर मिल जाती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बोर्डिएक्स मिक्सचर। क्या कहते हैं इन दोनों को मिलाकर? ये दोनों ही मिलाकर क्या कहलाते हैं? बोर्डिएक्स मिक्सचर कहलाते हैं। तो अब वो कह रहा है कि बोर्डिएक्स मिक्सचर में लाइम का ये जो है, ठीक है, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है? तो 1 नंबर में हो सकता है वो तुमसे सीधे सीधे पहले तो फॉर्मूला पूछ ले कि बोर्डिएक्स मिक्सचर किस चीज का बना होता है। पहले तो बोर्डिएक्स मिक्सचर का काम बताओ क्या होता है? भाई बोर्डिएक्स मिक्सचर का सिंपल काम होता है एक तरीके से आपका फंजीसाइड के रूप में। किसके रूप में? फंजीसाइड। अब फंजीसाइड क्या होता है जरा ध्यान से समझो भाई। फंजी मतलब होता है कवक, कवक का मतलब जो फंगस होंगे, ठीक है, जो पेड़ों के ऊपर बीमारी फैलाने वाले फंगस होंगे। और साइड का मीनिंग क्या होता है? नाशक। साइड मीन्स नाशक। वो फंगस जो बीमारी फैलाते हैं उनको किल करने के लिए, उन फंगस को पेड़ों में मारने के लिए हम जो केमिकल छिड़कते हैं वो केमिकल क्या कहलाते हैं? फंजीसाइड कहलाते हैं, ठीक है। अब वो फंजीसाइड, बोर्डिएक्स मिक्सचर एक टाइप का फंजीसाइड है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है जिसका? कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है इन बोर्डिएक्स मिक्सचर में है लाइम, ये जो है लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या रोल है? लाइम न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट हम लोग ने यूज करा है बोर्डिएक्स मिक्सचर में, इसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब अम्लीयता, इसकी अम्लीयता को
कम करने के लिए, इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लाइम का, इस लाइम का यूज किया जाता है। एंड रिड्यूसेस, और ये कम करता है किसको? फाइटोटॉक्सिसिटी को। बाबू फाइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है? भाई देखो, जब तुम पेड़ में कॉपर सल्फेट डालोगे, कॉपर सल्फेट यार एक टाइप का क्या है? कॉपर सल्फेट एक टाइप का टॉक्सिक है, विषैला पदार्थ है। विषैला पदार्थ है तभी तो फंगस को मार रहा है, विषैला पदार्थ है तभी तो फंगस को मार रहा है। फंगस तो मर जा रहा है, लेकिन क्या फंगस के मरने के बाद में पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप तुम अभी मोर्टीन जला लो या काला हिट छिड़क लो अपने रूम में और फिर आप उस रूम में खुद लेट जाओ, ठीक है, तो नो डाउट मच्छर तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर भी उसका बैड इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, बहुत गंदा इंपैक्ट उसका हमारे ऊपर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पेड़ों के अंदर ये सब छिड़कने से क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी मतलब जहर फैलने लगता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइटोटॉक्सिसिटी। फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट की टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसको कम करने का काम किसका होता है? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखो, इन लाइम सल्फर लाइम स्टेबलाइज द मिक्सचर एंड हेल्प इन द इफेक्टिव रिलीज ऑफ सल्फर अगेंस्ट फंजाई एंड माइट्स। जो हमारा लाइम सल्फर है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको लाइम सल्फर बोल रहे हैं। लाइम सल्फर में लाइम का जो मेन काम होता है, पहले तो ये मिक्सचर को मेंटेन करता है, और मिक्सचर को मेंटेन करने के साथ साथ फंगस और माइट्स, या कोई कीड़े लग गए हैं पेड़ में या फंगस, देखो कहीं पर अगर पेड़ में कीड़े लगेंगे, जब किसी भी पेड़ में इंसेक्ट्स लगेंगे, तो वो इंसेक्ट, वो कीड़े फंगस को ट्रांसमिट भी करेंगे। एक पेड़ से, अब कीड़े तो यार एक पेड़ में लगे हैं, उस पेड़ से फंगस को उठाया उन्होंने, दूसरे में पहुंचा दिया, दूसरे से तीसरे में पहुंचा दिया। तो हमें सिर्फ फंगस को नहीं मारना है, हमें साथ ही साथ कीड़ों को भी खत्म करना है, ठीक है। तो फंगस और माइट्स, इन दोनों को मारने के लिए जो इफेक्टिव नेचर होता है, वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पर दिखाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, इसको छोड़ना नहीं, जरूर करके जाना। ये इसका हिंदी में स्टेटमेंट है, चाहो तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आगे बढ़ाओ। अगला क्या कह रहा है कि टू इंपॉर्टेंट, इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि दो किसी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के नाम बताइए। देखो बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। यहाँ पर हम लोग ने दो नाम लिख लिए हैं जो कॉमनली आपके घरों में होते हैं, याद हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो पहला कौन हो गया? नीम। नीम तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो नीम का साइंटिफिक नेम याद रखना, एजाड्रिक्टा इंडिका। पहला तो एज मेडिसिनल जानते हो क्या होता है? मेडिसिनल जानते हो क्या होता है? जो चिकित्सा में यूज किए जाते हो, चिकित्सा में, जिससे औषधियां बनाई जाती हूं। क्या बनाई जाती हूं? औषधियां। वैसे तो देखो जितने भी पेड़ है ना, अगर जनरली देखा जाए बॉटनी में, सारे पेड़ों का कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। कहीं ना कहीं सब पेड़ों से औषधियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, हम लोग ने वहां यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं। एक तो नीम का लिख लिया, ठीक है, एजाड्रिक्टा इंडिका। दूसरा तुलसी का, ठीक है, तुलसी नाम सुना मैं, तुलसी तेरे आंगन की, ओसिमम सेंक्टम, ठीक है। तो तुलसी का जीनस ओसिमम है, ओसिमम इंडिकम, ओसिमम सेंटम, बहुत से इसके अलग अलग स्पीशीज हैं। तो आप मेन याद रखना तुलसी और नीम। इसके अलावा और अगर लिखने का दिल हो तो तुम लिख सकते हो भाई विथेनिया, सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा। ये कौन है? ये हमारी अश्वगंधा होती है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग जनरली यूज किया जाता है। ये आप यहां पर लिख सकते हो शाइजीजियम, एरोमेटिकम, जो आपकी क्लोव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो ऐसे कई एक है। या सदाबहार का नाम हम लोग लिख सकते हैं, सदाबहार आपने घर में अपने देखा होगा, ठीक है। सदाबहार होता है, उसका जो पेड़ है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर ड्रग्स उससे प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये दोनों फिलहाल हम लोग ने यहाँ पर मेन ऑप्शन को चुना है, नीम और तुलसी को। तो बोथ हैव एंटी बैक्टीरियल, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? बैक्टीरियल डिजीज में ये काम करती हैं, और साथ ही साथ हीलिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं, जल्दी आपको बीमारी से ठीक कर सकती हैं। इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को, या जिसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, उसको ये मेंटेन करते हैं। आगे आइए, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में, आप इसको हिंदी में कोई खास ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं, साइंटिफिक नेम आपको इंग्लिश में लिखने होंगे। आओ अगला देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन बढ़िया हैं यार, बिना बढ़िया के कोई क्वेश्चन हम क्यों डालेंगे आपके लिए। कह रहा है क्यूरम सेंसिंग क्या होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कहते हैं पेपर आ गया कर रहा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, जनरली छोड़ देते हैं कि यार ये क्वेश्चन हम क्या ही करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो क्यूरम सेंसिंग इज अ केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच बैक्टीरिया डिटेक्ट देयर पॉपुलेशन।
क्या होता है जनरली, जैसे सपोज करो कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया किसी भी मीडियम के अंदर है, कोई भी कल्चर मीडिया, उसके अंदर बैक्टीरिया तुमने ग्रोथ कराई, ठीक। अब ये बैक्टीरिया का क्या हो गया, ये हो गया बैक्टीरिया का डीएनए। क्या बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन अपने आप से करता है? बिल्कुल अपने आप से करता है भाई। किसके थ्रू करता है? अपने डीएनए के थ्रू। उसका डीएनए उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करके रिप्रोड्यूस करना है, जनसंख्या बढ़ाना है, वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। लेकिन अब सपोज करो बैक्टीरिया किसी मीडियम के अंदर है, ये है कोई कल्चर मीडिया, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया हमने डाल दिया, ठीक। अब ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इधर ध्यान पहले समझ लेना फिर नोट करना। देखो अब ये बैक्टीरिया का जो डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए ने मल्टीप्लाई करा, रेप्लिकेट करा, और इसने कहा भाई एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना दो। देखो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, ठीक है, मतलब उनकी संख्या दुगनी हो गई। अब यार ये दो बैक्टीरिया ने फिर रिप्रोडक्शन करा, फिर इन्होंने दो बैक्टीरिया से अब कितने हो गए, चार बना लिए, ठीक है। कितने बन गए? चार बन गए। ये सब हो किसकी वजह से रहा है? ये सब हो रहा है डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए ही तो कंट्रोल करता है हमारे रिप्रोडक्शन को। अब बैक्टीरिया को ऐसा लगा, अंदर ही अंदर बैक्टीरिया को ऐसा लगा कि यार जिस मीडियम के अंदर हम लोग हैं, जिस कल्चर मीडिया के अंदर हैं, वहां हमारी जनसंख्या, वहां हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई जनसंख्या। अब अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ी तो भाई उतना मीडिया नहीं है, ठीक है, हम आपस में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो बैक्टीरिया अपने ये जो जीन्स हैं, जो भी यहाँ पर डीएनए के जो जीन्स होंगे जो रिप्रोडक्शन करने में सहायता दे रहे हैं, उन जीन्स को या तो स्विच ऑफ कर देगा या स्विच ऑन कर लेगा। जरूरत पड़ने पर स्विच ऑफ कर देगा या स्विच ऑन। हमारे जो जीन्स है ना, वो हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कि जब हमें जरूरत होती है उस जीन की, तब वो जीन रेगुलेट होकर वर्क करना, फंक्शन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहां पर बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है, मल्टीप्लाई करना है, रिप्रोडक्शन करना है या नहीं करना? उसके लिए यूज होता है क्या? क्यूरम सेंसिंग। उसके लिए क्या यूज होता है? क्यूरम सेंसिंग। तो देखो यहां पर जल्दी से, क्यूरम सेंसिंग इज अ केमिकल, एक केमिकल है जो कम्युनिकेशन करता है या कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है इन विच बैक्टीरिया डिटेक्ट देयर पॉपुलेशन, जिसमें बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या को पहचानता है, ठीक है, और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है कि कितनी उसकी जनसंख्या हो गई, यूजिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ये आपस में सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू कि भाई इसने इसको मैसेज, इसने इसको मैसेज, इसने इसको मैसेज करा कि भाई जनसंख्या बहुत हो गई, अब रिप्रोडक्शन नहीं करना, रिप्रोडक्शन को बंद कर देना। कॉल्ड ऑटो इंड्यूसर। जो ये सिग्नल भेजता है एक से दूसरे को, उसको क्या कहते हैं? ऑटो इंड्यूसर कहते हैं। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जब जनसंख्या बहुत तेजी में बढ़ने लगती है, बैक्टीरिया चेंज देयर जीन एक्सप्रेशन टुगेदर। ये साथ ही साथ अपने जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने में यह भी हो सकता है कि भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने उसको रोक दिया, या जनसंख्या कम है तो ये उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है? क्यूरम सेंसिंग कहलाती है। याद रखना मेरा भाई, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे उम्मीद करेगा कि आप इतने अच्छे अच्छे आंसर्स को लिख कर आओ। इससे इजी लैंग्वेज, फिर आपको बता दे मेरा भाई, इससे इजी लैंग्वेज आपको बुक्स में, मॉडल पेपर में कहीं नहीं मिलेगी, गारंटीड। तो ये क्वेश्चंस को जिन लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है, आप उसको बहुत ध्यान से तैयारी करके आओ। और अगर ऐसे करके आप आते हो तो आपको 101% बीएससी में कोई फेल नहीं कर पाएगा, कभी फेल नहीं होगे बीएससी में, अगर आप ये सारी चीजों को इस तरीके से करते हो। तो पूरी वीडियो को देखो, ध्यान से देखो। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको दूसरी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे सारे, और बीएससी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, 101% सारी चीजें। आओ, तो ये पूरा आपका हिंदी में भी हो गया सारी चीजें, आप इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलें अगला देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होती है, माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी हम लोग को जनरली बात करनी है। पहले तो यहां पर ध्यान रखो माइकोप्लाज्मा है क्या। देखो माइकोप्लाज्मा एक टाइप की एक सेल है, ठीक, एक टाइप की माइकोप्लाज्मा सेल है। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने करी थी? नोकार्ड एंड रॉक्स। ये दो बंदे थे जिन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था, देखा था क्या होती है माइकोप्लाज्मा। बाद में पता चला माइकोप्लाज्मा पेड़ों की स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। पेड़ों की क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई ना, तो ये प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करने वाली हुई। बाद में प्रेजेंट टाइम में माइकोप्लाज्मा को हम लोग ने दो ग्रुप में अलग अलग बांट दिया है, फाइटोप्लाज्मा, जूप्लाज्मा में, ठीक है। लेकिन जनरली माइकोप्लाज्मा को पहले प्लांट से रिलेटेड माना जाता था। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है। दूसरी चीज, लगातार ये अपने बॉडी शेप को क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। लगातार ये अपने बॉडी शेप को क्या कर सकती है? कॉन्टिन्यूसली चेंज कर सकती है। तो अब जरा देखो इसके लिए क्या क्या चीजें हम लोग ने नोट करी हैं कि माइकोप्लाज्मा
इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी कोशिका है पेड़ों की, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति तो जानते हैं ना, सपोज करो ये सेल है, इसके ऊपर इस तरीके से जो आपकी सेल वॉल होगी, ऐसे करके कोई इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। एंड देयरफॉर शो मैनी शेप्स, ठीक है। पेलियोमॉर्फिक होती है। पेलियोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ? बहुरूपी, बहुरूपी, ठीक है। जब ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो जैसे चाहे जिधर की साइड में चाहे अपने आप को चेंज करती रह सकती है और अपने शरीर को लगातार बदलती रहती है। इसी वजह से इसको जोकर्स भी कहते हैं, जोकर्स ऑफ लिविंग। जितने भी सजीव हैं उनके जोकर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कैसे पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली पूरी तरीके से किसी एक के ऊपर निर्भर रहे, ठीक है। ये ऑब्लिगेट परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एंड कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और मनुष्यों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ये क्या फैलाते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। एक चीज याद रखना, इनकी जो सबसे क्लासिकल बीमारी है, ठीक है, वो पेड़ों में होती है। कौन सी? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा से फैलती है। ये भी आप लिखकर आओगे। आपने देखा होगा बैगन, बैगन का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है भाई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ठीक है, जरूर पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन आपसे कि प्लाज्मिड क्या है, कैसे हैं। देखो, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर। प्लाज्मिड छोटे गोलाकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए के दो धागे या दोने के डबल स्ट्रैंडेड धागे इस तरीके से, ठीक है, होते हैं। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ये अपना अलग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी संख्या को डबल करना, अपनी संख्या को दुगना करना। ये अकेले स्वयं रेप्लिकेट करते हैं। एंड ऑफन कैरी यूजफुल जीन्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और बहुत बार ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं उसके जीन को ये कैरी करके अगली जनरेशन तक ले जाते हैं। जरा ध्यान से देखो होते कैसे हैं। ये रहा हमारा बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर देखो एक प्रॉपर, तो ये तो है बैक्टीरिया का डीएनए, ये तो बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होगा, ये तो मेन डीएनए था, इस डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए होगा, इस एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं इस एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को? प्लाज्मिड। और भाई साहब ये प्लाज्मिड बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि जब हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं? जीन ट्रांसफर। आपने सुना होगा आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि इसके जीन बदल कर ये बना दिया, इसके जीन बदल कर ये बना दिया। तो एक बंदे से दूसरे बंदे में जीन ट्रांसफर करने के लिए भी हमें एक वाहक की जरूरत होती है, ले जाने वाले की जरूरत होती है। वो जीन को ले जाने वाले भी कौन है? प्रेजेंट टाइम में प्लाज्मिड का ही यूज किया जा रहा है। बहुत इसमें कॉमन एक पेड़ है, अगर आपको याद रहे ये बात तो याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसके, सॉरी पेड़ नहीं है, सॉरी बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसके प्लाज्मिड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए, बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना प्लाज्मिड क्या होता है। समझ में आ गया प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड के अंदर जो स्पेशल जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। कि कोई आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, कभी कभी होता है ना कि आप बीमार पड़ गए, आपने दवा खाई, एंटीबायोटिक खाई, और उस एंटीबायोटिक से आप ठीक नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं ठीक हो रहे हो? क्योंकि आपने जो एंटीबायोटिक खाई, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आया है उसके अंदर कुछ प्लाज्मिड्स हैं, और उस प्लाज्मिड्स में हो सकता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट काम करने वाले जीन्स प्रेजेंट हो, तो आपको उस दवा से कोई भी बेनिफिट खास नहीं होगा। ये इसका हिंदी में पूरा स्टेटमेंट है, आप इसको भी देख सकते हो। अगला देखो, आगे क्या कह रहा है? टू टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब्स, ठीक है। कोई दो टॉक्सिन बताइए जो फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब से बनते हो। देखो यहाँ नाम को सुन करना मेरा भाई घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल ना घबराना। हिंदी में भी यही लिख कर आएगा फाइटोपैथोजेनिक, डरना नहीं, आप सिंपल से नाम को तोड़ो। देखो टू टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर या विष, कतई जहर एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन जहर वाला है। फाइटोपैथोजेनिक, बाबू फाइटो का मतलब क्या होता है?
प्लांट, पैथोजेनिक मतलब रोगजनक, जो बीमारी फैलाते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई पेड़ों में बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवी। देखो इससे ज्यादा आसान तुम्हारे लिए मेरा भाई क्या बना है क्वेश्चन को, एक एक शब्द आपके लिए तोड़ दिया गया, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब तो आप 101% एग्जाम में चीजें कर सकते हो, ठीक है। और अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम है। आप सिंपल पूरी वीडियो को देखो, एक एक चीज को देखो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं उनको देखो, फिर कहो ही ना कि बीएससी टफ लग रहा है, ये कहो ही ना कि बीएससी का पेपर ऐसे ही आ जा रहा है। बीएससी का जो भी पेपर आ रहा है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक चीज आपको यहां पर सामने करवाई जा रही है, बिल्कुल ना डरो। सामने देखो, फाइटोपैथोजेनिक क्या होते हैं, जो पौधों में रोगजनक करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवी जो पौधों में रोग फैलाते हैं, उनसे होने वाले जहर के नाम बताइए किसी दो। आओ चलो देखो, कह रहा है 2 टॉक्सिन आर, कौन कौन से 2 टॉक्सिन है, पहला तो विक्टोरिन, पहला नाम क्या याद रखोगे, विक्टोरिन, क्या नाम याद रखोगे बोलो फिर से, और दूसरा कौन सा है, टेप्टॉक्सिन। कौन कौन से 2 टॉक्सिन के नाम, जो 2 जहर आपसे पूछ रहा है, पहला कौन सा, विक्टोरिन, और दूसरा कौन सा, टेप्टॉक्सिन, ठीक। अब विक्टोरिन क्या है, प्रोड्यूस्ड भाई कहां से प्रोड्यूस्ड होता है, हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी, कहां से प्रोड्यूस्ड होता है ये, हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी से, नाम ही आ रहा है विक्टोरिन, तो हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरी से प्राप्त होता है। माइक्रोब का भी नाम लिख दिया आपने और जहर का भी नाम लिख दिया। दूसरा जो हमारा टेप्टॉक्सिन, टेप्टॉक्सिन किससे प्रोड्यूस होता है, सीडोमोनास टेबासी से, किससे प्रोड्यूस होता है, सीडोमोनास टेबासी से। इतना अगर आप लिखकर आते हो, बेहतरीन नंबर तुम्हें मेरा भाई मिल जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे लिखो, टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। वो पूछ रहा है 2 जहर के नाम, लो 2 जहर लो सीधे सीधे तुम, विक्टोरिन और टेप्टॉक्सिन, ठीक है। दोनों के प्रोड्यूस भाई कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके आप मेन सोर्स को, माइक्रोब्स का नाम भी, सूक्ष्मजीवी का नाम भी बता दो, हेलमिंथोस्पोरम विक्टोरिन विक्टोरी, और दूसरा कौन सा है, टेप्टॉक्सिन, किससे है, सीडोमोनास टेबासी से। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत आराम से होगा, ध्यान से करो एक एक चीज को। अगला देखो, कह रहा है 2 टेक्निक्स इन सीटू बायोरेमिडेशन, इन सीटू बायोरेमिडेशन की कोई 2 विधियां बताइए। पहले तो यहां ये बताओ बायोरेमिडेशन क्या होता है। बायोरेमिडेशन क्या होता है कि यार जो हमारे प्लांट्स है ना, फाइटो, ठीक है, इसको जनरली फाइटो बायोरेमिडेशन के नाम से भी पूछते हैं। जैसे सपोज करो जो हमारे पेड़ हैं, उन पेड़ों के अंदर अगर कोई टॉक्सिक, कोई जहर, कोई पॉइजन जैसी चीजें पहुंच गई हैं, जाहिर सी बातें पहुंचती रहती हैं, पेड़ पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पानी के अंदर बहुत से केमिकल्स हो सकते हैं हार्मफुल, वो केमिकल्स जब पेड़ों की बॉडी के अंदर जाते हैं, वो पेड़ों के अंदर पैदा करते हैं क्या, स्ट्रेस, ठीक है। अब जब पेड़ के स्ट्रेस हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रेगुलर नॉर्मल ग्रोथ उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं, बायोरेमिडिएशन मेथड यूज करते हैं। तो कह रहा है कोई 2 टेक्निक बताइए इन सीटू बायोरेमिडिएशन की। इन सीटू बायोरेमिडिएशन कौन सी होती है, जहां पेड़ जहां लगा है वहीं लगा रहने दो, यानी कि पेड़ को उखाड़ कर गले आए, वहीं पर नेचुरल कंडीशन में उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन सारी चीजों को, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा है इन सीटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक्स आर, कौन कौन सी है, पहला है बायोवेंटिंग, पहला कौन सा है, बायोवेंटिंग। क्या होती है बायोवेंटिंग, सप्लाइंग एयर टू सॉइल टू इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी। सबसे पहला क्या करो, जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उस सॉइल में एयरेशन कर दो, उस सॉइल को और ज्यादा वायु दो। वायु देने का मतलब क्या है कि हम सॉइल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मिट्टी में ऑक्सीजन आएगी तो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। जब माइक्रोब्स एक्टिवेट होंगे तो वो जाहिर सी बात है फिर अच्छे मिनरल्स सब ला लाकर पेड़ को देंगे, जिसकी वजह से पेड़ के अंदर की जो टॉक्सिक कंडीशन हो गई है वो ठीक हो जाएगी। तो पहली क्या हो गई, बायोवेंटिंग, ये याद रखना। क्या होती है बायोवेंटिंग, मिट्टी में क्या मिला देना, एयर मिला देना। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग क्या होती है, जिसमें इंजेक्टिंग एयर इनटू ग्राउंड वाटर टू स्पीड अप डिग्रेडेशन। क्या करेंगे, पहला करा हमने बायोवेंटिंग, मिट्टी के अंदर। बायोवेंटिंग में क्या था, बायोवेंटिंग में क्या था, मिट्टी तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, आओ, मिट्टी में ऑक्सीजन मिलाना। दूसरा क्या है, बायोस्पार्जिंग, इंजेक्टिंग एयर इनटू ग्राउंड वाटर। जो हमारा पानी है, जो ग्राउंड लेवल का वाटर है, ठीक है, उस ग्राउंड लेवल वाटर में किसको, एयर को, मतलब ऑक्सीजन को मिला देना, जिससे डिग्रेडेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आओ, डिग्रेडेशन, सॉरी,
डिग्रेडेशन पेड़ के की रुक जाएगी और जो टॉक्सिन्स हैं उनकी डिग्रेडेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ जो स्पीड अप लिखा है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना होना यार, ये स्पीड अप डिग्रेडेशन किसके लिए लिखा है? टॉक्सिन के लिए लिखा है। ठीक है, पेड़ के लिए नहीं लिखा है कि डिग्रेड होगा। ठीक है, टॉक्सिन डिग्रेड होने लगेंगे। तो ये आपको हिंदी में उसको लिख दिया गया है। समझ में आ गया भाई? अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ लाइकेंस इन सॉइल फॉर्मेशन। क्या होते हैं लाइकेंस? जल्दी से बोलो पहले तो, लाइकेंस क्या होते हैं? हिंदी में लाइकेंस को कहते हैं शैवाक। जब कवक और शैवाल आपस में मिल जाए, मतलब लाइकेंस कौन होते हैं? जिसमें फंगस प्लस कौन मिल जाए फंगस के साथ में? जल्दी से बोलो, एल्गी। जब फंगस और एल्गी, कवक और शैवाल आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर क्या बनते हैं? शैवाक या लाइकेंस। ठीक है, तो इनका लाइकेंस एसिड का रोल क्या है मिट्टी बनाने में, सॉइल फॉर्मेशन में? यार अगर जनरली चीज बोले, एक टॉपिक था हट गया सिलेबस से, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, उसमें जनरली क्या होता था कि जो हमारे पथरीली जमीन है, जो हमारे पत्थर है, उसमें जीरो सीरी होना, उन पत्थरों से पेड़ों का निर्माण होना। ठीक है, पत्थरों का जंगल में कन्वर्ट होना। तो उसमें जो पहली स्टेज आती थी वो कौन सी स्टेज थी? लाइकेंस स्टेज थी। तो वहीं से मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाती थी। तो लाइकेंस का बहुत रोल है मिट्टी के बनने में। देखो लाइकेंस एसिड क्या, जब लाइकेंस कहीं पर लगते हैं, कितने टाइप के लाइकेंस होते हैं पढ़े होंगे आपने? क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस, जिसमें शाहजहांपुर में अपने यहाँ क्रस्टोस लाइकेंस मिलते हैं। और देखो इधर, लाइकेंस एसिड्स ब्रेक डाउन रॉक्स केमिकली। तो लाइकेंस जहां पर लगते हैं, ये क्या करते हैं? अपने बॉडी से कुछ अम्ल, कुछ एसिड निकालते हैं और उन एसिड से जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो केमिकली रूप से टूटने लगती हैं। ठीक है, एंड रिलीज मिनरल्स। क्लियर? उसके बाद होता है क्या? हेल्पिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जैसे अब सपोज करो, इधर देखो, ये सपोज करो ये कोई पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर आकर देखो ये लग गया क्रस्टोस लाइकेंस, ऐसे पपड़ी की फॉर्म में लग गया। ठीक, अब ये अंदर ही अंदर क्या करेंगे? कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, इनसे कुछ केमिकल निकलना है और वो केमिकल किसमें जा रहे हैं? पत्थर में। और जब पत्थर के अंदर केमिकल जा रहे हैं तो पत्थर के अंदर क्या हो जाएंगी? दरारें पड़ने लगेंगी, पत्थर टूटने लगेंगे। और जब पत्थर टूटेंगे तो जाहिर सी बात है पत्थर के टूटने की वजह से क्या बनेगी? सॉइल बनेगी। तो ये सॉइल फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज को बना देते हैं। और जब इन लाइकेंस की डेथ होगी, ये जो लाइकेंस यहाँ पर है जिंदगी भर यहाँ रहेंगे, उसका जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये भी तो एक टाइप के प्रोटीन है ना, तो यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा रासायनिक पदार्थ। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा और उस ऑर्गेनिक मैटर और मिट्टी के चूरे से अब दूसरे टाइप के पेड़ वहां पर आकर लगने लगेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये रहे हमारे, उसका हिंदी में पूरा हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इस सारी चीजें पड़ी हुई हैं। चलें शुरू करें भाई। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारे साथ में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि स्पॉन क्या होता है और स्पॉन के मेथड्स क्या होते हैं। और अगर वो स्पॉन के नाम से नहीं पूछेगा तो पूछेगा डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेथड ऑफ स्पॉन प्रिपरेशन फॉर मशरूम कल्टीवेशन। या सीधे सीधे आपसे कह सकता है कि मशरूम की जो खेती होती है, जो मशरूम को बोया जाता है, मशरूम कल्चर, उसकी खेती के लिए स्पॉनिंग कैसे की जाती है, या स्पॉन क्या होता है उसकी खेती में। आओ देखो जरा जल्दी से, कह रहा है स्पॉन क्या है? स्पॉन इज द सीड मटेरियल। जब मशरूम को आप बोगे, जब मशरूम की खेती करी जाती है, मशरूम तो जानते हो जिसका साइंटिफिक नेम होता है अगेरिकस। साइंटिफिक नेम क्या होता है? अगेरिकस। तो जब अगेरिकस को या मशरूम को बोया जाता है तो जो उसके लिए सीड मटेरियल यूज किया जाता है मशरूम कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। इट इज अ प्योर फंगल माइसीलियम ग्रोन ऑन ग्रेन्स। ये सीधे सीधे एक, जैसे गेहूं है, ठीक है, व्हीट हो गया, सोरगम हो गया, आपका बाजरा वगैरह हो गया, जौ हो गई, ठीक है, उसको यूज किया जाता है और उसके ऊपर मशरूम को उगाया जाता है। समझ में आई आपको मेरी बात? जैसे हम लोग ने गेहूं या बाजरा ले लिया, उस गेहूं बाजरे के ऊपर मशरूम को ग्रो करवाएंगे, मशरूम को कल्चर करवाएंगे। ठीक है, तो जो गेहूं और बाजरा की बेडिंग बनाओगे आप, उसको कहेंगे स्पॉन। क्या कहेंगे उसको? स्पॉन। तो ये बिल्कुल एकदम प्योर फंगल माइसीलियम होता है कि फंगस की जो प्लांट बॉडी होती है उसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, जिसको ग्रेन्स पर ग्रो कराते हैं, जैसे व्हीट हो गया और सोरगम हो गया। ठीक है,
गुड क्वालिटी स्पॉन हेल्प्स इन क्विक एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ मशरूम। अगर अच्छी क्वालिटी का आप स्पॉन यूज करते हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा तेजी में मशरूम की ग्रोथ होगी और साथ ही साथ इंक्रीज ईल्ड भी होगी। मतलब आपकी जो ईल्डिंग है, जो आपकी फसल बन रही है, वो बहुत ज्यादा बनेगी और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या क्या मेथड्स हैं स्पॉन प्रिपरेशन के। पहले तो ये बताओ, स्पॉन समझ में आ गया? जब मशरूम को बोगे, मशरूम का कल्चर करोगे, तो मशरूम कल्चर करने के लिए जो छोटे छोटे से आपको क्या चाहिए होंगे, मशरूम के कल्चर के लिए छोटी सी आपको बेडिंग चाहिए होगी, या जिसके ऊपर आप ग्रोथ करवाओगे उसको कहते हैं स्पॉन। तो पहले तो ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड सोरगम आर सिलेक्टेड। सबसे पहले आप क्या कर लो कि आपको जिस मटेरियल के ऊपर ग्रो कराना है वो ग्रेन्स आप सिलेक्ट कर लो। जैसे आपको चाहे व्हीट कराना है या सोरगम के ऊपर कराना है मशरूम को ग्रो, आप उसको सिलेक्ट कर लो। देन सेकंड आप क्या स्टेप करोगे, दे आर क्लीन। अब उनको आप क्या करोगे, आप उनको साफ करोगे, ठीक है। और साफ कैसे करा जाता है गेहूं या उसको, आप उसको हाफ बॉइल्ड कर लोगे, पानी में आप उसको बॉईल कर लोगे और तब तक बॉईल करोगे अंटिल दे बिकम सॉफ्ट एंड अनब्रोकन, ठीक है। जब तक वो कैसे हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है वो टूटे ना। समझ में आ गया स्टेप? सबसे पहले तो तुम्हें चावल लेना, वो सॉरी गेहूं लेना है, सोरगम लेना है, क्या लेना है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक। सेकंड क्या करा, आपने उसको हाफ बॉइल्ड कर लिया, ठीक है, आधा उसने बॉईल कर लिया कि दाने जो है कैसे हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करेंगे कहीं वो टूट ना जाए। उसके बाद में अगला क्या स्टेप है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय ड्राई। अब उसको हम सुखा देंगे ताकि जो मॉइस्चर, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है क्योंकि भाई पानी से निकलेंगे, तो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वहां का हमारा हट जाए। फिर इसके अंदर आप एक कोई केमिकल ले लेंगे, या तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे CaCO3, या आप जिप्सम ले लोगे। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.12H2, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप केमिकल यूज कर लोगे, ठीक है, उनको मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पीएच मेंटेन होगा। जो भी गेहूं या बाजरा आपने लिया है उसका पीएच जो रहेगा वो एकदम मेंटेन रहेगा इन केमिकल्स की वजह से। अगला क्या स्टेप लिखोगे, द ग्रेन्स आर फिल्ड इनटू बॉटल्स। अब जो भी आपने ग्रेन्स बनाए हैं उनको क्या करोगे आप, जैसे ऐसे करके आपने कोई बॉटल ले ली, या आपने देखा होगा कि पॉलीप्रोपाइलीन का एक बैग्स आते हैं खेती करने के लिए, कल्चर करने या कोई चीज ग्रो करने के लिए, ठीक है, गमले की जगह पर। तो इस तरीके से ऐसे करके वो बैग्स होते हैं, किस चीज के बने होते हैं वो, पॉलीप्रोपाइलीन के। तो जो पॉलीप्रोपाइलीन के बैग्स हैं, उन बैग्स के अंदर आपने क्या करा, सारे गेहूं को या ग्रेन्स को आपने उसके अंदर भर दिया, ठीक। अगला स्टेप आप क्या करोगे, द फिल्ड बैग्स आर स्टरलाइज्ड इन एन ऑटोक्लेव। अब जो आपके फिल्ड बैग्स हैं, जो भी आपके बैग्स बने हैं, ठीक है, उनको क्या करोगे, इन बैग को उठाकर, एक मशीन होती है लैब में जिसका नाम होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या काम करती है, स्टरलाइजेशन का काम करती है। ये ऑटोक्लेव के नाम से भी आपसे एक क्वेश्चन भी आता है, आपने अगर देखा हो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑटोक्लेव का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना, पूछा जा सकता है। तो ऑटोक्लेव में क्या कर लोगे, स्टरलाइज कर लोगे। स्टरलाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई गंदगी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, वो सब वहां से किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर करना है, 121 डिग्री सेल्सियस पर आपको उसको स्टरलाइज करना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आफ्टर कूलिंग, जब आप ऑटोक्लेव से निकाल लोगे, जब वो ठंडा हो जाएगा, प्योर मशरूम कल्चर इज एडेड इन स्ट्राइल कंडीशन। अब आप उसमें साफ साफ जो मशरूम है, ठीक है, उनको आप उसके अंदर ऐड कर दोगे ताकि यहीं से माइसीलियम फिर से ग्रोथ करने लगे। These bags are incubated at 25 डिग्री सेल्सियस। अब इन बैग्स को हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे। आफ्टर फ्यू डेज द ग्रेन बिकम्स कंप्लीटली कवर्ड विद व्हाइट माइसीलियम। और कुछ दिन के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये सपोज करो ये बैग थे और इस बैग के ऊपर ऐसे करके व्हाइट कलर का हमें माइसीलियम ग्रो करता हुआ, मतलब फंगस ग्रो करता हुआ दिखाई देने लगेगा। और ये जो फंगस हमारा ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये जो पूरा हमारा नीचे ग्रेन्स है, ये व्हीट थे, ये व्हीट थे, और ये हमारा कौन है, ये हमारा फंगस ग्रो कर गया। तो इसी पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन कहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मशरूम कल्टीवेशन से या स्पॉन के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। आपको उसको पूरा तैयार करके लेकर जाना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, ये पूरा हिंदी में इसका स्टेटमेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, ठीक है, या आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। अगला नोट करो, हिंदी मीडियम वाले अगला नोट करिए, हो गया, नेक्स्ट, डन, ठीक। आओ अब अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, कह रहा है डिस्क्राइब
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और इस रिप्रोडक्शन को हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपको तैयार करके एग्जाम के लिए ले जाना है। क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जेनेटिक प्रोसेस in which a bacterium takes a free naked DNA from its surrounding। मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो एक कोई ये बैक्टीरिया है, ठीक, इस बैक्टीरिया के पास में अपना ये ब्लू कलर का क्या है? डीएनए, ठीक, इसके पास अपना डीएनए। अब ये क्या करेगा? अगर ये किसी दूसरे डीएनए को, सपोज करो ये कोई येलो कलर का डीएनए, अब इस डीएनए को अगर इसके अंदर हम लोग पहुंचाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आओ देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक जेनेटिक प्रोसेस है, तभी इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इन विच ए बैक्टीरियम, कोई भी बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है, टेक्स अ फ्री नेकेड डीएनए। ये हमारा कौन हो गया? ये फ्री या नेकेड डीएनए हो गया, ठीक है। तो इस फ्री या नेकेड डीएनए को जब ये लेगा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास से, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ओनली कंपिटेंट बैक्टीरिया कैन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। केवल वही बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो कॉम्पिटेंट होता है। क्लियर इतनी बात? आगे देखो, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे कैसे ये प्रोसेस होगी। सबसे पहला स्टेप है डीएनए इज रिलीज फ्रॉम डेड और डैमेज बैक्टीरियल सेल। जो भी बैक्टीरियल सेल होगी, जो हमें फ्री डीएनए सबसे पहले जो बनाना होगा ना, उसके लिए भी तो हमें डीएनए चाहिए, तो हमने एक फ्री डीएनए किसी भी डेड या डैमेज बैक्टीरियल सेल से निकाल लिया। अब सम बैक्टीरिया नेचुरल बिकम कंपिटेंट व्हाइल अदर्स आर कंपिटेंट बाय केमिकल ट्रीटमेंट। अब कुछ बैक्टीरिया को हम कंपिटेंट का मतलब क्या होता है? कि जो डीएनए को ले सके, जो डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। तो कुछ तो नेचुरली होते हैं जो डीएनए को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को हम केमिकल ट्रीटमेंट से बना सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? डीएनए बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब सबसे पहले डीएनए जो है वो कुछ रिसेप्टर से जुड़ेगा और बैक्टीरिया की जो सेल सरफेस होगी उसकी सेल सरफेस को कैसा कर देगा? ठीक है, डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए परमिएबल कर देगा। आगे क्या होगा कि डीएनए एंटर्स टू द सेल थ्रू द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन। अब जो बैक्टीरिया है, ये सपोज करिए बैक्टीरिया था, तो इसके अंदर यहां से डीएनए एंटर करने लगेगा। जब डीएनए एंटर कर जाएगा, द न्यू डीएनए बिकम्स पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स बाय रिकॉम्बिनेशन। अब जो नया डीएनए बनेगा वो आकर इसके साथ जुड़ने लगेगा। कैसे जुड़ने लगेगा? देखो इधर, जैसे सपोज करो ये बैक्टीरिया था हमारा, प्रीवियस बैक्टीरिया, इसके पास ये अपना डीएनए था। अब कोई हमने बाहर से इसको डीएनए दे दिया, सपोज करो ये बाहर से ये डीएनए इसके अंदर पहुंचा दिया, तो ये नया डीएनए जब इसके अंदर आ जाएगा, ये नया डीएनए इसके साथ में क्रॉस करेगा पुराने डीएनए के साथ, और क्रॉस करके नए क्रोमोसोम्स को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो न्यू डीएनए पार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन करेगा उसके साथ। आगे क्या होगा? द बैक्टीरियल सेल एक्सप्रेसेस। अब इधर देखो, जब दो डीएनए मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है नए जीन्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, या नया कोई वो अपने अंदर जीन्स बना लेगी, उन जीन से नया डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जो कि जनरली यूज की जाती है किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिससे हम नए नए जीन्स बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आ गया आपको? आओ, अब इसी का पूरा स्टेटमेंट हिंदी में लिखा है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, नेक्स्ट नोट करो, अगला नोट करिए, हो गया, नेक्स्ट, उसके बाद में डन। आओ अगला देखो, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है माइक्रोस्कोपी से। अगर आपने माइक्रोस्कोपी को प्रिपेयर किया हो, अगर आपने माइक्रोस्कोपी को प्रिपेयर किया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी। और अगर अभी भी नहीं किया माइक्रोस्कोपी तो पूरी एक माइक्रोस्कोपी की चैनल पर जाओ, जो बीएससी का प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें आप देखो माइक्रोस्कोपी के नाम से आपको एक पूरी लॉन्ग वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखो, आपको उसमें वहां से सारी चीजों को क्लियर हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोपी के कंप्लीट नोट्स A to Z सारे वहां पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोपी से ही रिलेटेड घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, और इन दोनों में क्या फर्क होता है, और टोटल मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं।
देखो भाई दोनों में बहुत सिंपल सा फर्क है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, किसी चीज को मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम किसी छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकें, ठीक है। तो इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन एक्चुअल साइज, जितना उसका साइज है उससे 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना बड़ा दिखाने की जो पावर है वो क्या कहलाती है, वो हमारी मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। क्लियर। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जिससे हम लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं किसके बीच में, टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स के बीच में, कि कोई जो दो चीजें हैं, जैसे सपोज करो आप कोई सेल देख रहे हो, ठीक है, उस सेल में एक सपोज करो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है, या ये पॉइंट्स अलग अलग हैं, या दूर से देखने में तो बिल्कुल पास लग रहा है हमें, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें बताने के लिए रिजॉल्विंग पावर यूज होती है। और मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए होती है, कि ये ऑब्जेक्ट हमें कितना क्लियर दिख सकते हैं और कितने बड़े करके दिखाए जा सकते हैं, वो मैग्नीफाइंग पावर होती है। क्लियर। आगे देखिए, मैग्निफिकेशन एनलार्ज द इमेज, मैग्निफिकेशन जो होती है वो इमेज को बड़ा कर देती है, जबकि रेजोल्यूशन जो होती है वो उसकी क्लियरिटी को बिल्कुल एकदम क्लियर आपको चीज क्रिस्टल क्लियर की फॉर्म में दिखाती है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन उससे पूछा है कि टोटल मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सपोज करो हमें गिवन है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस हमारे माइक्रोस्कोप में नीचे लगा हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 10x का है, और जिसमें आप देख रहे हो आईपीस में, ऑक्यूलर लेंस में, सपोज करो वो कितना है, 15x का है। तो टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए 10x और 15x को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10x इंटू 15x, टोटल कितना हो गया, ये आप माइक्रोस्कोप हम लोग को 150 गुना बड़ा दिखाई देगा। यही बात समझ में आ गई आपको। कितना आसान क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको छोटे छोटे मिल सकते हैं, उनको प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो ये जरा जल्दी से हिंदी में स्टेटमेंट है दोनों का, मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। ये उसका हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालने के लिए किस तरीके से आप निकालोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और राइट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स की दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस। बायो फर्टिलाइजर, बाबू इधर देखो, बायो मतलब जैव, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, खाद, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, खाद क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो खाद होते हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स का जनरली काम करते हैं, क्या होते हैं ये हम लोग को देखना है। देखो इधर, तो बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे सजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवी, उनके लिए कहा गया है। दैट इम्प्रूव, जो बढ़ाते हैं या अच्छी करते हैं किसको, सॉइल की, मिट्टी की फर्टिलिटी को, ठीक है। तो जैसे खाद हो गई हमारी, या हमारे फंगस हो गए, या बैक्टीरिया हो गए, ये सब किसमें काउंट होंगे, ये सब जैव उर्वरक में या बायो फर्टिलाइजर में काउंट होते हैं। एंड हेल्प प्लांट ग्रोथ, और पौधे की वृद्धि होने के लिए जाहिर सी बात है प्लांट्स को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। और वो मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, इन फर्टिलाइजर्स से ही मिलेंगे, ये ला कर मिट्टी से देंगे, ठीक है। या ये स्वयं अगर इनकी डेथ हो जाए तब भी ये काम कर सकते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन, जितना भी पेड़ के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जैसे वातावरण का जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलने के लिए या उसको नाइट्राइट में बदलने के लिए कुछ बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दे फिक्स नाइट्रोजन एंड सॉल्युबलाइज्ड फॉस्फेट एंड प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन्स, और ये पौधों में ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स तभी बढ़ेंगे जब नाइट्रोजन बढ़ेगी, और अगर नाइट्रोजन कम होगी ग्रोथ हार्मोन्स ग्रो नहीं करेंगे। जैसे इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, राइजोबियम हो गया, ये हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नीले हरे शैवाल, ये जिनको साइनोबैक्टीरिया आप कहते हो। क्या समझ में आ गया आपको ये? पक्की बात, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह पूछा जाएगा। अब उसने कहा कि कोई एक दो एडवांटेज बताओ और एक दो डिसएडवांटेज बताओ, तो अब जरा लाभ देखो इससे। दे आर इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब ये कोई केमिकल्स नहीं है जिनको हम खेत में छिड़केंगे या जिनको खेत में हम डाल देंगे जिससे पेड़ खराब हो जाएंगे या एनवायरमेंट पे पॉल्यूशन फैलेगा, तो इको फ्रेंडली है। एंड डू नॉट पॉल्यूट द सॉइल, और मिट्टी में पॉल्यूशन या मिट्टी में प्रदूषण ये नहीं फैलाते हैं। दूसरी चीज, दे इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी द लॉन्ग टर्म, और ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली, ये नहीं कि आपने एक बार डाल दिया इनको और अगले सीजन में आपको फिर से खाद डालनी पड़ती है, केमिकल्स डालने पड़ते हैं, वैसा नहीं, ये लंबे समय तक आपको ग्रोथ देते रहते हैं।
डिसएडवांटेज अगर आप इसकी देखो, डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज की कोई ना कोई बेनिफिट होता है तो कोई नुकसान भी होता है। दे एक्ट स्लोली, ये एकदम से जैसे केमिकल्स काम करते हैं ये उस तरीके से काम नहीं करते, थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है। एंड डू नॉट गिव क्विक रिजल्ट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर आपने आज चल के कल इंपैक्ट उसका देखने को मिल गया, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बेनिफिशियल ज्यादा है। देयर सर्वाइवल इज अफेक्टेड बाई हाई टेम्परेचर, अब अगर जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, धूप बहुत ज्यादा आ जाए तो जाहिर सी बात है माइक्रोब से उनकी डेथ हो सकती है। तो ज्यादा तेज सनलाइट में ये क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, या इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे केमिकल्स को क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करके बोरी में भरकर रख सकते हैं, इनको हम लोग ऐसे करके नहीं रख सकते। ये उसका हिंदी में स्टेटमेंट है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसके हो गए बेनिफिट्स हो गया, और ये हो गए इनके हार्मफुल इंपैक्ट्स। क्लियर? तो ये बीएससी बॉटनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके फॉर्म में आता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। देखा होगा आपने, खेत में अगर कभी गए हो और खेत में आपने गेहूं के पेड़ देखे हो तो कभी कभी लगता होगा कि गेहूं के पेड़ के ऊपर एक जला हुआ भूसा पड़ा है, काला काला सा कुछ राख सी डली कोई डालकर चला गया। तो ये राख क्या है, ये भूसा क्या है, कौन डालकर चला गया, ये भूसा या ये राख? तो ये एक होता है फंगस जो गेहूं के ऊपर जनरली लग जाता है। आपने गेहूं के प्लांट्स देखे होंगे, उन गेहूं के प्लांट्स के ऊपर कभी कभी आपको एक राख सी या ऐसा लगा होगा कोई जला हुआ बोरा डालकर चला गया हो। तो ये जला हुआ बोरा या ये जो राख है ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नाम का एक फंगस होता है जो पेड़ों के ऊपर लग जाता है। और जनरली हम लोग अगर पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई को देखें तो ये एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। बहुत कॉमन फंगस है ये और बहुत ज्यादा ये खेतों के अंदर पाया जाता है। तो इससे जो बीमारी होती है उससे हमारा गेहूं, जो खेतों का जो व्हीट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और इससे गेहूं के प्रोडक्शन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, और साथ ही साथ ये जो आपके लिए पीडीएफ बनाई है ये पीडीएफ बिल्कुल नोट्स की फॉर्मेट में है। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज मिलेगी जिसमें इंट्रोडक्शन, फिर आप उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन लिखोगे, फिर आप उसका होस्ट रेंज और डिजीज सिम्टम्स, और फिर आप उसके स्पोर स्टेज को बताओगे। तो यार ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन 101%, और साथ ही साथ आपको ये देकर जाएगा पूरे 25 मार्क्स। कितने मार्क्स देकर जाएगा? 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को हम लोग को प्रिपेयर करना ही करना है। तो अभी देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई एक अत्यंत हानिकारक फंगल पैथोजन है। फंगल मतलब कि भाई ये फंगस है, कवक है, और पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक। रोग कारक का मतलब क्या होता है, जो भी किसी पर बीमारी फैला रहा हो। उसके बाद क्या कह रहा है, जो गेहूं की स्टेम में रस्ट अथवा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सी डिजीज फैलाता है? ब्लैक रस्ट, काला काला सा। रस्ट का मतलब होता है जो जली हुई राख जैसी लग रही हो खेत के ऊपर, ऐसा लग रहा है किसी ने बोरा जलाकर डाल दिया, वैसे हो जाता है उससे स्टेम। ये फंगस केवल जीवित होस्ट पर ही जीवित रह सकता है। जीवित होस्ट का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई पेड़, कोई फंगस, कोई अगर पेड़ है हमारा किसका, गेहूं का, व्हीट का कोई पेड़ है, और वो जब तक लाइव है, जब तक वो जिंदा है तब तक ये उसके अंदर रहेगा। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये रोग गेहूं की उपज एवं गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर देता है। जाहिर सी बात है जब यार कोई फंगस किसी खेत में लगता है तो वो गेहूं के जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पूरे प्रोडक्शन को खराब कर देता है, उसके प्रोडक्शन को खत्म कर देगा। आगे क्या कह रहा है हम लोग से ये, अब देखो यहां पर हम लोग क्या बताएंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन। कि भाई जब हम किसी भी फंगस को अगर पढ़ रहे हो तो हमें उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि हमें सिंपली बताना होगा कि भाई ये फंगस कौन से फाइलम का है, कौन से क्लास का है, कौन से ऑर्डर का है। ठीक है, तो अभी यहां पर सबसे पहले क्योंकि फंगस है तो जाहिर सी बात है किंगडम क्या होगा इसका, फंजाई। उसके बाद डिवीजन क्या होगी इसकी, बेसिडियोमाइकोटा। 4 डिविजन्स होती हैं फंगस की, अगर आपने पीछे फंगस पढ़े हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा, और एक होता है आपका जाइगोमाइकोटा। तो यहां पर ये कौन सा वाला है, ये बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है। उसके बाद क्लास कौन सा है इसका, टेलियोमाइसिटीज। क्यों टेलियोमाइसिटीज, क्योंकि टेलियो और यूरिडियो इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, तो इस वजह से इसका क्लास का नाम क्या होगा, टेलियोमाइसिटीज। और ऑर्डर कौन सा होगा इसका, यूरिडिनेल्स। आगे इसकी फैमिली का आप ध्यान रखना, फैमिली कौन सी है इसकी, पक्सीनियेसी, क्योंकि इसका नाम ही है पक्सीनिया। और जीनस क्या हो जाएगा, पक्सीनिया। स्पीशीज क्या हो जाएगी, स्पीशीज वैसे इसकी सिर्फ ग्रैमिनिस है, तो यहां पर पूरा लिख दिया है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, तो अभी यहां पर तुम अगर ध्यान से देखोगे, पक्सीनिया, पक्सीनिया इसका जीनस है, ग्रैमिनिस इसकी
स्पीशीज है, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, ट्रीटिसाई। बाबू जरा ध्यान से देखो, ट्रीटिसाई का क्या मतलब होता है। ट्रीटिसाई क्योंकि गेहूं का नाम, वीट का नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्राइटिकम, गेहूं का नाम क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो जब गेहूं का नाम ट्राइटिकम एस्टिवम है तो इस वजह से इसकी सब स्पीशीज को हमने क्या रख दिया, ट्रीटिसाई नाम दे दिया गया। क्या आप ये सिस्टमैटिक पोजीशन लिख लोगे? अगर ये सिस्टमैटिक पोजीशन आप लिखते हो एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं, एग्जाम में बहुत खुश हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है हम लोग का, होस्ट रेंज। अगली हेडिंग क्या बनाओगे, होस्ट रेंज। देखो ध्यान रखना क्या क्या हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देते ही जिसमें आप बताओगे भाई किसके बारे में आप लिख रहे हो, ठीक, और क्या बीमारी फैला सकता है ये लिख रहे हो। फिर आप फौरन उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब उसका वर्गीकरण, आप उसका वर्गीकरण बता दोगे, कौन सा क्लास, कौन सा ऑर्डर, कौन सा जीनस है। फिर उसके बाद आप उसका होस्ट रेंज, होस्ट रेंज मतलब कौन कौन से होस्ट पर लगता है, किस पर बीमारी फैलाता है, ये सारी चीजें बताओगे। तो ये फंगस अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो अलग अलग होस्ट की आवश्यकता रखता है। इसमें कितने होस्ट चाहिए होते हैं, दो हमें अलग अलग टाइप के होस्ट चाहिए होते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट गेहूं ट्राइटिकम एस्टिवम है, पता है हम लोग को, और सेकेंडरी या अल्टरनेट होस्ट कौन है, ये एक पेड़ होता है बर्बेरी प्लांट, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस साइंटिफिक नेम होता है, ये इसका होता है, ठीक। तो अभी अगर आप इसकी होस्ट रेंज लिखो तो आप कह सकते हो ये कैसा है, डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक मतलब जो दो लोगों पर अपना जीवन बिताता हो, ठीक है। अब डाइजेनेटिक में पहला जो होस्ट है वो कौन हो गया हमारा, वीट हो गया, मतलब गेहूं हो गया। दूसरा प्लांट कौन सा है, दूसरा होस्ट कौन सा है, बर्बेरी प्लांट है। कौन सा है, बर्बेरी प्लांट, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस वजह से जब इसको दो अलग अलग होस्ट की जरूरत होती है, इसी को हम लोग कहते हैं हिट्रोशियस फंगस। हिट्रोशियस का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है होमोशियस, एक होता है हिट्रोशियस। होमोशियस का मीनिंग होता है जहां पर सेम होस्ट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा हो। हिट्रोशियस जब दो अलग अलग होस्ट के अंदर कोई भी एनिमल रहता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? सिर्फ आपको यहां पर होस्ट रेंज में बताना है कितने होस्ट हैं, कौन कौन से होस्ट कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या बताएंगे, अगला हम लोग बताएंगे डिजीज एंड सिम्टम्स। अब बीमारी क्या फैलाता है ये, और उस बीमारी के लक्षण क्या क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये फंगस गेहूं में स्टेम रस्ट रोग उत्पन्न करता है। कौन सी डिजीज फैला रहा है ये गेहूं में, स्टेम रस्ट, मतलब स्टेम में रस्टिंग कर देता है। रस्टिंग जानते हैं आप, नहीं जानते तो फिर से सुन लो। रस्टिंग का मतलब होता है जहां पर स्टेम में, ठीक है, काला क्या हो जाए, स्टेम में काला काला, ठीक है, जला हुआ भाग हो। देखा होगा आपने खेत में काला काला जला हुआ भाग जो स्टेम हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रस्टिंग कहते हैं। तो ये रोग प्रमुख लक्षणों में तनों, मतलब पहले स्टेम से स्टार्ट होता है, फिर पत्तियों पर आ जाता है, फिर पत्तियों के साथ लीफ की पूरी शीत के ऊपर आ जाता है, और भूरे काले रंग के लंबे पोस्टुलेट्स का बनना शामिल होता है। भूरे भूरे काले काले कलर के पोस्टुलेट्स बना लेता है। ये पोस्टुलेट्स एपिडर्मिस को फाड़ देते हैं। अब जो पेड़ के ऊपर की सबसे ऊपरी लेयर होती है, क्या लेयर होती है इसका नाम, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और दानों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। भाई जब पत्ती ही नहीं बचेगी तो क्या पौधे के अंदर दाने, मतलब क्या पौधे के अंदर ग्रेन्स का निर्माण हो पाएगा, नहीं होगा। और जब ग्रेन्स नहीं बनेंगे तो गेहूं में खाने लायक कोई भी चीज नहीं बचती। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखिए, अगला पार्ट क्या कहला रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। क्या अब जो हमारा माइसीलियम है पेड़ का, माइसीलियम क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जो भी फंगस होता है, देखो किसी भी फंगस के अंदर, पहले ये समझ लो माइसीलियम क्या होता है। किसी भी फंगस के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके होते हैं, ये टुकड़े कहलाते हैं माइसीलियम। क्या कहलाते हैं, माइसीलियम, या हिंदी में इसको आप कह सकते हो कवक जाल, ठीक। तो ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, कवक जाल या माइसीलियम कहलाते हैं। तो इस फंगस का माइसीलियम सेप्टेट व इंटरसेलुलर होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, सेप्टेट। सेप्टेट का क्या मतलब है कि जब ये देखो इधर तुमने ये कवक जाल बनाया पूरा, इस कवक जाल में जब ऐसे करके क्या हो, बीच में बाउंड्रीज हो, जैसे बीच में बंटवारा हो गया, इसको कहते हैं सेप्टेट। और अगर ये बीच में बंटवारा नहीं होता तो कहते हैं एसेप्टेट, ठीक है। तो ये कैसा होता है, सेप्टेट होता है। पोषण प्राप्त करने के लिए ये होस्ट कोशिकाओं के भीतर विशेष संरचनाएं बनाते हैं। अब ये
क्या करते हैं, ये जो फंगस है पूरा हमारा, अब ये फंगस चला जाएगा कहां पर, पत्ती में। कहां चला जाएगा, पत्ती में। और पत्ती के अंदर जाकर ये ऐसे करके अपने स्ट्रक्चर्स निकाल लेंगे जिनको कहते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया भोग देगा, उससे ये खाना पीना पेड़ का जो भी होगा उसको ले लेगा। ठीक है, तो हॉस्टोरिया द्वारा ये होस्ट कौन है यहाँ पर, वीट, गेहूं के पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है। जो भी न्यूट्रिएंट बना रहा है वो सब ये न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है पेड़ के अंदर से। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखिए अगला क्या कह रहा है हम लोग का, स्पोर स्टेज। स्पोर स्टेज का क्या मतलब है कि अब जो ये फंगस है भाई, इसका बात ध्यान रखना है। यहाँ पर 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, 5 स्पोर्स, और इसी की वजह से ये फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 5 स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 स्पोर्स बनने की वजह से इसको हम लोग मैक्रोसाइक्लिक फंगस भी कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, साइक्लिक मतलब साइकिल। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, 1-2 स्पोर्स होते हैं प्लांट्स में या फंगस में, यहाँ पर 5 टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, तो इसका जो साइकिल है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तभी ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई में कुल 5 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम लोग मैक्रोसाइक्लिक फंगस कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई में कुल 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। अब ये देखो 5 स्पोर कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहला जो स्पोर है उसका नाम क्या है, पिकनियोस्पोर। पहला स्पोर कौन सा है, पिकनियोस्पोर। अब ये नंबरिंग याद रखना, पहला स्पोर पिकनियोस्पोर। ठीक, हमें ये याद रखना है कौन सा स्पोर किस प्लांट बन रहा है, क्योंकि 2 होस्ट हैं, एक है वीट और दूसरा है बर्बेरी। तो हमें वीट और बर्बेरी दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा जो स्पोर है वो वीट पर बनेगा और कौन सा स्पोर बर्बेरिस पर बनेगा। तो बर्बेरी होस्ट पर बनते हैं। पिकनियोस्पोर किस पर बनते हैं, बर्बेरी होस्ट पर बनते हैं। आगे क्या कह रहा है, पिकनीडिया के अंदर उत्पन्न होते हैं और इनका जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, पिकनीडिया। स्पोर का नाम पिकनियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। तो बस अब यहां पर हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली चीज देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पिकनियोस्पोर लिख लिया। अब पिकनियोस्पोर में पहला हम लोग ने लिख लिया किसके अंदर बन रहे हैं, बर्बेरी में बन रहे हैं। ठीक है, और बर्बेरी के साथ में किस में हेल्प कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा आप देखो यहां पर, अब इसके साथ में दूसरा हमारा कौन सा हुआ, एशियोस्पोर। दूसरा स्पोर कौन सा है, एशियोस्पोर, जो सेकंड स्टेज आ जाएगी। ये भी किस पर बनते हैं, बर्बेरी लीफ के ऊपर बन रहे हैं और इनका जो सतह होगी उसको कहेंगे एशिया। वहां पर क्या कह रहे थे, पिकनीडिया, यहां पर क्या कहेंगे, एशिया। फर्क हो गया दोनों में। उसके बाद वीट होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। अब यही इन्फेक्टिव स्टेज है कौन सी, एशियोस्पोर। तो पहली कौन सी थी हमारी, पिकनियोस्पोर। पहली कौन सी थी हमारी, पिकनियोस्पोर। दूसरी आपको याद रखनी है कौन सी है, दूसरी हो गई सेकंड वाली हमारी एशियोस्पोर। ठीक, और एशियोस्पोर जो है ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, गेहूं को। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि मेन इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे एशियोस्पोर मेन इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, डाइकैरियोटिक होते हैं। डाइकैरियोटिक का क्या मतलब होता है कि जहां पर हम लोग देखा, ऐसे अभी हमने तुम्हें माइसीलियम दिखाया था और उस हर माइसीलियम के अंदर अगर 2-2 न्यूक्लियस होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे डाइकैरियोटिक। 2 का डाई का मीन्स क्या हो गया, 2, कैरियो मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, तो माइसीलियम में 2-2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए तीसरी स्टेज कौन सी आ गई है, यूरिडो स्टेज। कौन सी आ गई तीसरी, इसको पहले हटा दें सारी चीजों को। ठीक है, दूसरी स्टेज कौन सी आ गई हमारी, यूरिडो स्टेज। देखिए इधर, यूरिडोस्पोर जो अगली स्टेज है वीट पर बनते हैं। कहां बनते हैं ये, वीट पर। तो तीसरी कौन सी हो गई, यूरिडोस्पोर। और यूरिडोस्पोर किस पे बन रहा है, ये भी वीट पर बन रहा है। फिर से देखो, फिर से बोलो मेरे साथ। सबसे पहले क्या थी, पिकनियोस्पोर। अगली कौन सी है, एशियोस्पोर। फिर कौन सी हो गई, यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर वीट पर बनते हैं और इनको रिपीटिंग स्पोर कहते हैं। रिपीटिंग स्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि बार बार बीमारी को फैलाते रहते हैं। एक बार गेहूं पर लगे, दोबारा गेहूं पर लगे, अगर अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता तो ये बार बार गेहूं को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। रोग तेजी से फैलाते हैं और भूरा लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कौन सा यूरिडोस्पोर कहां लगता है, वीट पर लगता है और ये दोबारा बीमारी को फैला सकते हैं। या एक जगह से यूरिडोस्पोर उड़कर दूसरे खेत में चले गए। सपोज करो मेरा खेत है, मेरे खेत में ये बीमारी लगी है, आपका पड़ोस में खेत है और हमारी तरफ से स्पोर उड़े तुम्हारे खेत में चले गए, फिर वो तुम्हारे खेत को भी अफेक्ट कर देंगे। तो पहला कौन सा हो गया, पिकनियोस्पोर। दूसरा एशियोस्पोर। तीसरा यूरिडियोस्पोर। अगला देखिए, अगला कौन सा कह रहा है स्पोर हम लोग के साथ में, टीलियोस्पोर। अगला कौन सा स्पोर है, जल्दी बोलो, बोल लो मेरे भाई, कौन सा है, टीलियोस्पोर। टीलियोस्पोर स्टेज में क्या होता है, ये जब गेहूं का मौसम खत्म होने वाला होता है, मतलब रबी सीजन खत्म होने वाला होगा, तब बनेंगे कौन से, टीलियोस्पोर। तो चौथा हो गया हमारा टीलियोस्पोर।
टीलियोस्पोर। अब टीलियोस्पोर भी किसमें थे, ये भी वीट पर ही थे, ठीक। और ये रबी मौसम के खत्म होने पर, मतलब फरवरी के टाइम पे, मार्च के टाइम पे ये बनते हैं, ठीक है। थिक वॉल्ड होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, मोटी भित्ती होती है और गहरे रंग के होंगे। रेस्टिंग व ओवर विंटरिंग स्टेज। ओवर विंटरिंग क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने आपसे बोला जब फसल खत्म हो रही होती है फरवरी में या मार्च में, तब ये बनते हैं, तो उस टाइम विंटर क्या होता है, खत्म हो रहा होता है, गेहूं की फसल कटने वाली होती है। पता है ना ये तो, कि गेहूं कब बोया जाता है, अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च के टाइम में गेहूं को काट लिया जाता है। ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं, रबी क्रॉप कहलाती हैं, ठीक है। ये तो हम लोग को बचपन से पता है। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें, सारे स्पोर को एक बार बोल कर देख लें, कौन कौन से स्पोर्स हैं हम लोग के पास, जल्दी से बोलो। कि पहला है पिकनियोस्पोर, दूसरा है एशियोस्पोर, तीसरा है हमारा यूरिडोस्पोर और चौथा है हमारा टीलियोस्पोर। आओ अभी कुछ जुगाड़ बना लेंगे इसके याद करने की, बहुत बढ़िया से। आगे देखो, अब अगला क्या है, प्रत्येक टीलियोस्पोर में 2 कोशिकाएं होती है, बाइसेल्ड होता है, उससे में लेना देना नहीं है कोई खास। अगला देखो, पांचवा जो हमारा स्पोर है वो कौन सा है, बेसिडियोस्पोर। कौन सा है पांचवा, बेसिडियोस्पोर। तो पांचवा हमने लिख दिया यहां पर बेसिडियोस्पोर, याद हो जाएगा आपको। बोलो कौन कौन से हैं, पिकनियोस्पोर, एशियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अब तुम बेसिडियोस्पोर में देखो, टीलियोस्पोर जर्मिनेशन से बनता है, जाहिर सी बात है टीलियोस्पोर के बाद बेसिडियोस्पोर बन रहा है। बेसिडियम पर बनते हैं, बेसिडियम वो भाग होते हैं माइसीलियम के जहां से इन्फेक्शन प्रारंभ हो सकता है। बर्बेरी को इन्फेक्ट करते हैं, किसको इन्फेक्ट करते हैं, बर्बेरी प्लांट को। तो अभी देखो वीट को कौन इन्फेक्ट कर रहा था, एशियोस्पोर, और बर्बेरी को इन्फेक्ट कौन कर रहा है, ठीक है, बर्बेरी को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, हमारा टीलियोस्पोर। क्या इसको आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। तो यहां पर 5 टाइप के स्पोर्स हो गए, जल्दी से बोलो कौन कौन सी। सबसे पहला जुगाड़ बनाओ, सबसे पहला कौन सा है, पिकनियोस्पोर। दूसरा कौन सा है, एशियोस्पोर। उसके बाद कौन सा है, यूरिडियोस्पोर। उसके बाद कौन सा है, टीलियोस्पोर। और लास्ट में कौन सा है, बेसिडियोस्पोर। तो आप इसको याद रखना, पाउ टीबी। क्या याद रखोगे, पाउ टीबी, ठीक है। कि भाई कोई पाउ है उसको टीबी हो गई, ठीक है, कोई पाउ है उसको क्या हो गई, टीबी हो गई। तो आपको याद रहेंगे ये कौन सा, पिकनियोस्पोर, एशियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखो, हटा दें इसको। अब इसके आप साइकिल देखो कि भाई इसकी साइकिल किस तरीके से चलती है, कैसे ये अपना काम करता है। ध्यान से देखिए, इस फंगस का जीवन चक्र जटिल होता है, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स, भाई 5 टाइप के उसके अंदर स्पोर ही बन रहे हैं। गेहूं पर यूरिडोस्पोर बार बार संक्रमण फैलाते हैं। मौसम के अंत में टीलियोस्पोर बनते हैं जो रेस्टिंग स्टेज का कार्य करते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं मौसम से, तो टीलियोस्पोर जर्मिनेट होकर बेसिडियम बनाते हैं, जिस पर बेसिडियोस्पोर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर बेसिडियोस्पोर बर्बेरी को संक्रमित करते हैं और बर्बेरी से पिकनिया और पिकनिया से एशिया बनाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि पिकनियोस्पोर और एशियोस्पोर ये दोनों बर्बेरी में है, ठीक है। और फिर हमारा इसके बाद यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये जो आ गए, ये गेहूं में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अलग अलग भी ध्यान रखना है। ये दोनों किसमें है, बर्बेरी में, और ये तीनों किसमें है, ये तीनों हैं हमारे गेहूं में, मतलब वीट में। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, गुड। आगे देखिए, अब क्या हुआ, मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है बीमारी फैलाते कैसे। तो जाहिर सी बात है यार, जो इनके स्पोर्स हैं वो स्पोर हवा में फैलते रहते हैं, जो भी स्पोर आप बना रहे हो यूरिडोस्पोर, ठीक है। और जब अनुकूल ताप और नमी मिल जाती है इनको, जब मौसम इनका साथ दे देता है अनुकूल कंडीशंस में, तो ये जर्मिनेट होकर स्टोमेटा के माध्यम पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। स्टोमेटा वो छेद होते हैं, रंध्र जिनको कहते हैं, जहां से पेड़ के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर ये इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। अब देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, भाई क्या इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें लाभ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि हमें नुकसान भी कहां पहुंचा रहे हैं, वो इकोनॉमिकल क्या लॉस कर रहे हैं वो भी यहां पर हम लोग को देखना है। तो पकेसिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई गेहूं की फसल के लिए अत्यंत विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये रोग उपज में भारी कमी लाता है और किसान की आर्थिक स्थिति को प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब सपोज करो जहां से तुम्हें 1 क्विंटल मिलना था, वहां से तुम्हें 50 किलो ही मिलेंगे क्या, गेहूं, ठीक है। तो 50% ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और कहीं कहीं पर तो पूरा खेत खत्म कर देता है। कौन, पकेसिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। तो बहुत हानिकारक है ये खेतों के लिए, किसान से जाकर इसको पूछो। तो अब हम लोग को देखना है इसको कंट्रोल मीजर्स। कंट्रोल मीजर्स मतलब आप इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हो, रोक कैसे सकते हो इसको। तो सिंपल सा है, देखो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट में 2 होस्ट होना चाहिए। हमें
वीट की जरूरत है, बर्बेरी की जरूरत तो नहीं है। तो हम क्या करें भाई, सिंपल सा बर्बेरी के प्लांट्स अगर हमारे खेत के आसपास कहीं पर भी दिखें, उनको पहचानो, उनको खत्म कर दो। तो जब बारबेरी ही नहीं रहेगी तो पक्सीनिया ग्रैमिनेस को अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलेगा और फिर ये रोग हम पूरी तरीके से रोक सकते हैं। तो पहली चीज क्या है कि हम बर्बेरी को रोकें। दूसरी चीज, जितनी भी गेहूं की वीट रेजिस्टेंट वेराइटीज आती हैं, आपने सुना होगा प्रताप नाम की गेहूं की वेराइटी आती है, ठीक है, तो इन वेराइटीज का हम लोग को यूज करना चाहिए जिनके ऊपर बीमारी ना लगे। दूसरी चीज, साथ ही साथ बर्बेरी प्लांट अगर कहीं पर भी दिखे उसका उन्मूलन कर दें, मतलब इरेडिकेशन कर दें, उसको हम यहां से हटा दें। अगला क्या, फंजीसाइड, फंगस को मारने वाले, जो कवक को खत्म करने वाले कवकनाशक होते हैं, उनका छिड़काव खेत में करते रहे। हालांकि इसको मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फंजीसाइड से पेड़ को भी नुकसान होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अफेक्ट होती है, तथा उचित फसल प्रबंधन का आवश्यक होता है। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर हम लोग लास्ट देखें, सर जी लास्ट है इधर, अगर हम लोग लास्ट देखें तो लास्ट में क्या है कि इस प्रकार पक्सीनिया ग्रैमिनेस ट्रिटिसाई एक हेट्रोशियस फंगस है। हेट्रोशियस क्यों? क्योंकि भाई दो अलग अलग होस्ट के ऊपर ग्रोथ कर रहा है। साथ में मैक्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसके अंदर 5 टाइप के क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। अब कोई भी ऐसा अगर बच्चा बैठा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है 5 टाइप के स्पोर कैसे बनते हैं, क्या जुगाड़ बताइए आपको? पाउ टीबी। क्या, कौन सी टीबी? पाउ टीबी। बोलो जल्दी से फिर से एक बार। पिक्नियोस्पोर, एशियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, 5 टाइप के स्पोर्स के बारे में आप लिखकर आ जाओगे। आगे क्या कह रहा है, ये गेहूं में रस्ट रोग उत्पन्न करता है जिससे फसल खराब होती है, तो इसका हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये रहा माइक्रोस्कोपी, आपके कुछ नोट्स बनाए हैं माइक्रोस्कोपी के, और ये सारे नोट्स लगभग आपके 8-9 पेजेस में आप एग्जाम में कर सकते हो। तो शुरू करें भाई। देखो माइक्रोस्कोपी क्या होती है, सबसे पहले आप यहां से देखो क्या है माइक्रोस्कोपी। सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये बॉटनी में 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी इज द टेक्निक। पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताओगे किसका, माइक्रोस्कोप का, कि भाई माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। तो एक टेक्निक है, प्रक्रिया है, यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और कौन से ऑब्जेक्ट, दैट आर स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज, जिनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, कि वो तकनीक जिसमें आप छोटी, इतनी छोटी वस्तुओं को देख रहे हो जिनको आप नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्कोपी कहलाएगी। क्लियर इतनी बात? अब ये कौन कौन से सूक्ष्म चीजें हैं जिनको हम लोग नॉर्मली आइज से नहीं देख पाते, आपने सुना ही होगा नाम और पढ़ा भी होगा कि भाई बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोटोजोन्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सब इतने छोटे होते हैं। ये एल्गी है, शैवाल जिसको कहते हैं, तो ये इतने छोटे हैं जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा हिंदी में भी साथ साथ लिखा हुआ है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इट हेल्प्स इन स्टडिंग, ये किस किस चीज में हेल्प करता है, आपको क्या क्या पढ़ने में, आप सेल्स के बारे में पढ़ सकते हो, टिश्यूज की स्टडी कर सकते हो इसके द्वारा, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी आपके सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव जैसे अभी हो गई हम लोग की बात, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जितने भी हैं, इन सबको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। और माइक्रोस्कोप की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्कोपी कहलाएगी। इसके आगे फिर आया हम लोग का अगला पार्ट, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कौन कौन से भाग होते हैं। तो अभी देखो माइक्रोस्कोप हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ये जो माइक्रोस्कोप आप सामने देख रहे हो मेरे हाथ में, ठीक है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहां पर कह रहा है एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इसी की बात हो रही है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। तो 2 टाइप के बेसिकली माइक्रोस्कोप हम लोग लैब में यूज करते हैं, बेसिकली लैब में, वैसे तो बहुत टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। तो जो 2 यूज करते हैं, एक होता है आपका डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक होता है हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे हैं। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, सिंगल लेंस प्रेजेंट होगा, और यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके सिंगल लेंस नहीं 2 लेंस प्रेजेंट होते हैं। तो एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप हैज 3 मेन पार्ट्स। कितने मेन पार्ट होंगे, 3 मेन पार्ट होंगे। एक तो होगा ऑप्टिकल पार्ट, एक होगा मैकेनिकल पार्ट, और एक होगा इल्यूमिनेटिंग पार्ट। क्लियर? कौन कौन से 3 पार्ट, पहला पार्ट ऑप्टिकल, जो प्रकाशिक भाग कहलाता है, जिसमें नॉर्मली लाइट आती है या जिससे हम देखते हैं, ठीक है, जो हमें इमेज को दिखाता है,
मैकेनिकल पार्ट जो पूरे भाग की बॉडी है, जो संरचना है वो, और इल्यूमिनेटिंग पार्ट जो लाइट को इल्यूमिनेट करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इन सारी चीजों में जो हेल्प करेगा। आगे देखिए, तो कह रहा है कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? दृश्यक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और प्रकाशिकीय भाग। तो अभी पहला हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं ऑप्टिकल पार्ट्स की। ऑप्टिकल पार्ट में दीज पार्ट हेल्प इन मैग्निफिकेशन। ये किसमें करते हैं? आपका जो भी चीज आप देख रहे हो उसको जूम करने में, उसको बड़ा करने में, मैग्नीफाई करने में, ठीक है, हेल्प करता है। जिसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट आ गया आई पीस। आई पीस क्या है? यूज टू सी द इमेज यूजुअली 10x। नॉर्मली ये वो भाग होता है जिससे हम लोग 10 गुना बड़ी चीजों को देखते हैं। देखो इस माइक्रोस्कोप में, देखो जैसे ये हम लोग का माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप में जहां पर आप आंख लगाते हो यहां पर, तो ये जो पार्ट रहा, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा आई पीस। देखो आप अगर ध्यान से देखो, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा 10x, दिख रहा है? तो ये 10x जो इसके ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये 10 गुना चीज को बड़ी दिखाता है। तो ये भाग क्या हो गया जिसमें आप आंख लगाते हो? आई पीस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो पहला हो गया आई पीस। आई पीस हम लोग को 10 गुना बड़ा कोई भी इमेज को दिखा देता है। उसके बाद दूसरा आया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? प्रोवाइड डिफरेंट मैग्निफिकेशन। ये अलग अलग मैग्निफिकेशन रखता है, जैसे 10x, 40x या 100x। अब मैग्निफिकेशन वाला कहां पर है? इधर देखो, ये है। ये यहां पर जो आप देख रहे हो, ये जो लेंस देख रहे हो, जिसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, ये लेंस जो है हमारे, ये कहलाते हैं हम लोग के ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हो गया आई लेंस, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में यहां पर देखो आपको नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे कि ये 10x का है, ठीक है। तो 10 का ये हो गया, 10 का ये हो गया, 100x आपको दिख जाएगा। ये जो है 45x का है आपका। तो अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर वाला लेंस क्या हो गया? आई लेंस, और नीचे वाला लेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। दोनों का काम मैग्निफिकेशन करने का। फिर क्या है? फिर है हमारे पास कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? जो फोकस कराने में हेल्प करता है लाइट को सीधे सीधे किसके ऊपर, जो भी आप स्लाइड लगाए हुए उसके ऊपर। तो फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन, जो भी आपने स्लाइड लगाई, स्पेसिमेन लगाया, उसके ऊपर लाइट को फोकस करता है। तो 3 पार्ट हो गए हमारे किसमें? ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल पार्ट्स। पहला कौन सा? आई पीस, जिससे हम देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो नीचे की तरफ लगा होता है। और तीसरा कंडेंसर, जो लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। अब सेकंड पार्ट जो आया वो कौन सा है? मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट में हम देखते नहीं है, लेकिन मैकेनिकल पार्ट पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है माइक्रोस्कोप की। तो दे सपोर्ट एंड मूव द ऑप्टिकल पार्ट्स। ऑप्टिकल पार्ट को मूव करना, बॉडी को बनाना, इन सब का काम करता है। सबसे पहला क्या है? बेस। सपोर्ट होल्ड द माइक्रोस्कोप। देखो ये है बेस। पूरे माइक्रोस्कोप में ये जो निचला पोर्शन हम लोग को दिख रहा है नीचे का, ये क्या है? ये रहेगा हमारा बेस। तो ये पूरे माइक्रोस्कोप को रोके हुए है। देन उसके बाद क्या है हमारा? आर्म। आर्म क्या है? ये दैट कनेक्ट बेस एंड द बॉडी ट्यूब। अब देखो ये जो पूरी है, ये क्या है? बॉडी ट्यूब, ठीक। और ये क्या रहा? बेस। तो जहां से हम पकड़े हैं इसको, माइक्रोस्कोप को, देखो यहां पर से पकड़े, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आर्म, जो बॉडी ट्यूब को और बेस को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रही है। क्लियर? तो अभी 2 पार्ट हो गए हमारे। एक हो गया हमारा बेस, जो माइक्रोस्कोप में नीचे का पार्ट है। एक हो गई आर्म, जो ट्यूब को और बेस को जोड़ रहा है। अगला क्या है? स्टेज। स्टेज का मतलब क्या होता है? फ्लैट प्लेटफॉर्म वेयर स्लाइड इज प्लेस्ड। वो भाग जहां पर आप स्लाइड लगाते हो। ध्यान से देखो जरा, जल्दी से बताओ इसको देखकर, कहां पर आप स्लाइड लगाते हो? यहीं पर तो स्लाइड लगाते हो, यहां पर, ये जो प्लेटफॉर्म है। तो इसी को क्या कह रहे हैं? इसको ही क्या कह रहे हैं हम लोग? प्लेट कहते हैं, या फ्लैट कहते हैं, या प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये एक स्टेज की फॉर्म में काम करता है, जो जिसपे आप स्लाइड को लगाते हो, नीचे से लाइट आती है, आप ऊपर से उसको देख सकते हो। उसके बाद क्या है? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या होते हैं? फॉर रफ फोकसिंग। जब आप फोकस वगैरह करते हो तो उसको घुमाने के लिए, या माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो, वो क्या कहलाते हैं? आपकी नॉब्स कहलाती हैं। ये हो गई नॉब्स, और एक ये हो गई नॉब। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगला हम लोग क्या कर रहे हैं? अगला पार्ट कौन सा है हम लोग का? नोज पीस। नोज पीस क्या होती है? जो ऑब्जेक्टिव लेंस को रोकने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस कहां पर था? ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दी से बोलो। ऊपर वाला कौन सा था? आई पीस। नीचे वाला कौन सा? ऑब्जेक्टिव पीस। अब ये रहा ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस को मूव करने के लिए या रोटेट करने के लिए ये जो पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हो? इसको बोल रहे हो आप नोज पीस। क्या बोल रहे हो इसको? नोज पीस। तो ये इतने पार्ट हम लोग के कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले देखो नीचे वाला बेस,
उसके बाद में कौन सा है, ये आर्म जो पूरे को जोड़ रहा है, और फिर ये नोज पीस और ये प्लेटफॉर्म। ये मैकेनिकल पार्ट है जिससे पूरा माइक्रोस्कोप हमारा जुड़ा हुआ है, जो पूरे माइक्रोस्कोप को आपस में कनेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद हमारा आया इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इल्यूमिनेटिंग पार्ट कौन से होते हैं, जो प्रकाशीय भाग है जहां से हम लोग को लाइट मिलती है। तो दीज पार्ट प्रोवाइड लाइट, ये सीधे सीधे क्या देते हैं, लाइट देते हैं। मिरर और लाइट सोर्सेस, अब यहाँ पर दो तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर आप बंद लैब में बैठे हो, ठीक है, जैसे बहुत बार पहले जो जीएफ कॉलेज में बॉटनी का लैब था उसमें बंद था, तो वहाँ पर लाइट का सिस्टम होता था। तो नीचे उसमें वहाँ पर यहाँ पर एक बल्ब सा लगा होता था और उसका तार को उसमें लगा देते थे स्विच बोर्ड में, तो यहाँ से रोशनी हो जाती थी। अब प्रेजेंट टाइम में जितने भी लैब्स हैं वो मोस्टली कैसे हैं कि आपके लाइट वहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं या ग्लास लगे हुए हैं। तो जब सनलाइट आती है, सनलाइट यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ से ऊपर आपको यहाँ पर चमक दिखाई देती है, जिससे रोशनी ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपको किसी अलग से सोर्स की जरूरत नहीं होती। तो डायरेक्ट लाइट टुवर्ड्स द स्पेसिमेन, ठीक है, एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो या आप एक मिरर लगा सकते हो, उस मिरर में रिफ्लेक्ट होकर आपको लाइट मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या है अगला, डायाफ्राम, जो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट, अब सारी लाइट को ऊपर नहीं भेजना है, कुछ लाइट को ऊपर भेजना है, तो उसको कंट्रोल करता है। और लास्ट होता है कंडेंसर, जो आपने स्लाइड का प्लेट लगाया उसके नीचे लगी होती है, जो कि एडजस्ट कर सकते हैं हम जिससे स्लाइड को। अब अगला क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। यहां से बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान देखना। पहले तो आपका देखो, जब माइक्रोस्कोप पूछा जाए तो आप सबसे पहले बता दोगे माइक्रोस्कोपी क्या होती है। आपने पार्ट्स बता दिए माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हैं। देखो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है भाई, इससे आसान लैंग्वेज नहीं बन सकती इसकी, ठीक है। फिर क्या करा, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, कितने टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है। पहली है लाइट माइक्रोस्कोपी, जो नॉर्मली हम लोग लैब में करते हैं। तो यूजेस विजिबल लाइट एंड ग्लास लेंसेज, जिसमें अलग अलग लाइट और ग्लास लेंसेज का यूज करते हो, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर लगभग 1000 to 1500x होती है। मतलब किसी भी एक चीज को ये 1000 या 1500 गुना बड़ा आपको दिखा देता है, ठीक है। कैन ऑब्जर्व लिविंग एंड स्टेन्ड सेल्स, और इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, इससे हम लोग कोई जीवित कोशिकाएं अगर हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, या अगर किसी की आपने स्टेनिंग कर रखी है, स्टेनिंग आपने करी होगी लैब में अल्कोहल ट्रीटमेंट वगैरह करके, ठीक है, तो अगर स्टेनिंग करी हुई सेल्स है उसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब अगला क्या है हम लोग का, एडवांटेजेस, लाभ क्या क्या है लाइट माइक्रोस्कोपी के। तो ये सिंपल होता है, जैसे ये मेरे पास है, बहुत आसान से इसको यूज कर सकते हैं। चीप मतलब सस्ते कम पैसों में आपको मिल सकता है। एंड कैन व्यू लिविंग सेल्स, और इससे आप सभी लिविंग सेल्स को देख सकते हो। सभी का मतलब ये नहीं कि आपको कि हमें इसमें बैक्टीरिया दिखा दो, बैक्टीरिया वगैरह इससे नहीं दिखेंगे जनरली, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मल सेल्स हम इससे देख सकते हैं। कुछ इसकी सीमाएं या लिमिटेशंस होती हैं, जैसे भाई रेजोल्यूशन पावर या मैग्निफिकेशन पावर इसकी कम रहती है। एंड कैन नॉट सी वायरसेस, और वायरसेस जो कि बहुत छोटे हैं, या हमने तो बैक्टीरिया ही बोल दिया आपसे कि हम डायरेक्टली इसमें से बैक्टीरिया भी नहीं देख सकते, ठीक है, तो इससे हम बहुत ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख सकते। दूसरा कौन सा है हमारा, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। पहला कौन सा था, लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा कौन सा है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या चीजें चेंज होती हैं कि मॉडिफाइड लाइट माइक्रोस्कोप, जो अभी हमारे पास माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़े सा परिवर्तन करके फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को बनाया जाता है। यूज टू सी ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग। इसका यूज किसमें होता है, जैसे अभी जनरल जो माइक्रोस्कोप था वो किसी भी सेल्स को आप देख सकते हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो स्टेन्ड हो। यहां पर जो ट्रांसपेरेंट सेल्स हैं, ऐसी सेल्स जिनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, तो जब हम उनको देखेंगे तो उनमें कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो आपको उसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे सकता है, ठीक है, बिना स्टेनिंग के दिख सकता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क ऑन डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग लाइट का, उसके ऊपर ये वर्क करता है। और साथ ही साथ इसके यूजेस क्या हैं कि जितने भी आपके लिविंग सेल्स हैं या सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, आप उनको भी इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। अगला आया भाई, ये बहुत महंगा वाला माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे आप सब कुछ देख सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें नॉर्मली जो एक बीम होती है लाइट की, वो यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। उसमें आप जो जनरली माइक्रोस्कोप लगाते हो, जैसे यहाँ बाकी सारे माइक्रोस्कोप में क्या लाइट की बीम आती है, इसमें लाइट की जगह नहीं किसकी आती है, इलेक्ट्रॉन की बीम आती है।
तो प्रोवाइड्स ए वेरी हाई मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा हाई पावर में ये आपको बैक्टीरिया सब कुछ दिखा देगा। लेकिन इसका नाम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो ये मत सोचना भाई कि इलेक्ट्रॉन भी आप इसके थ्रू देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन को आज तक नहीं देखा किसी ने। उसके बाद क्या हुआ, यूज टू स्टडी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, मतलब सेल के अंदर की एक एक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, A to Z सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहां तक साथ ही साथ जो क्रोमोसोमल स्टडीज होती हैं, जो क्रोमोसोमल स्टडीज होती हैं क्रोमोसोम्स की, ठीक है, जेनेटिक्स में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला कौन सा आपका, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द थिन स्पेसिमेन प्रोड्यूस 2D इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर यूज टू सी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ये एक जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो जिसको हम लोग टेम बोलते हैं। और एक इसका और पार्ट होता है, एक दूसरा माइक्रोस्कोप होता है जिसको बोलते हैं सेम। ये आया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये वाला जो माइक्रोस्कोप था ये तो जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज रिसर्चर्स में बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इसका यूज रिसर्च में किया जाता है। कहां पर इसका यूज होगा रिसर्च में, कि जैसे सपोज करो आपने कोई स्पेसिमेन देखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्कैन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन गिव्स 3D इमेज ऑफ सरफेस। और इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपने जब स्पेसिमेन देखा तो उसकी 3D इमेज आपको मिलती है और वो पूरे स्पेसिमेन को स्कैन कर लेता है, पूरे स्पेसिमेन को स्कैन कर लिया। अब आप अगर चाहो फर्दर कभी बाद में, जैसे आपने अभी स्लाइड लगाई है और उस स्लाइड को आप स्कैन करके रख सकते हो अपने पास। इन फ्यूचर अगर कभी आपको देखना हो तो वही स्लाइड आपको आपके पास सेव मिलेगी। तो बहुत यूज्ड है इसका। तो स्पेसिमेन कोटेड विद अ थिन मेटल लेयर गोल्ड, और इसमें जो भी स्पेसिमेन्स होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोग कोई भी हैवी मेटल से उसको स्टेन कर देते हैं या कवर्ड कर देते हैं, फिर आप उसको देख सकते हो क्लियर। अगला जो हम लोग का है वो है स्टेनिंग टेक्निक्स। ये आपको माइक्रोस्कोप समझ में आ गया। कौन कौन सा माइक्रोस्कोप थे, फिर से बोलो। सबसे पहला कौन सा था हम लोग का, इधर देखो, सबसे पहला हम लोग का था लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है आपका, फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंट सेल देख सकते हैं। फिर तीसरा कौन सा आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बस इतना याद रखना है। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो होंगे, एक TEM और एक SEM, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला हम लोग का अब यहां पर आया इसके बाद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे हर जगहों पर पूछी जाएंगी, स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग किस किस चीज से करते हैं, कौन कौन सी चीजों से आप स्टेनिंग कर सकते हो। तो स्टेनिंग मेक्स कलरलेस सेल विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। किसी भी माइक्रोस्कोप में जब हम लोग सेल्स को देखते हैं तो सेल्स क्या होती हैं भाई, हमें जैसी नॉर्मली सेल्स होंगी वैसी दिखाई देंगी। तो उससे पहले उनको कलर कर लेते हैं सेल्स को। सेल्स को कलर करना, सेल्स को रंगना क्या कहलाता है, स्टेनिंग कहलाता है। जैसे आप पेंट करते हो, वाटर कलर करते हो, वैसे स्टेनिंग की जा सकती है। तो अब स्टेनिंग जब करते हैं तो स्टेनिंग में कौन कौन से स्टेन्स यूज करते हैं हम लोग, उन स्टेन्स के आपको नाम याद रखने हैं और ये चीज याद रखना होगा कौन सा स्टेन कौन सा कलर प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है इसका। पहला है मिथाइलिन ब्लू, ये बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। मिथाइलिन ब्लू जो है ये न्यूक्लियस को नीला कर देता है। तो अगर हम मिथाइलिन ब्लू में किसी को कलर कर रहे हैं तो हमें जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सब कैसे दिखाई देंगे, ब्लू कलर के दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है, हर लैब में लगभग यूज किया जाता है। फिर दूसरा हमारा स्टेन है कौन सा, सेफ्रिनिन। सेफ्रिनिन आपने देखा होगा लैब में रखा हुआ रेड कलर का होता है और ये नॉर्मली सेल वॉल को जब हम सेफ्रिनिन डालेंगे तो सेल की जो भित्ति होती है वो किस कलर की हो जाएगी, रेड हो जाएगी, या अगर हल्का डालोगे तो पिंक हो जाएगी, ठीक है। ये सब आपने लैब में यूज करा होगा, जूलॉजी लैब में मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रिनिन भी यूज करा होगा और बॉटनी लैब में भी ये सारे आपने यूज करे होंगे। फास्ट ग्रीन भी होता है इसकी जगह पर बॉटनी लैब में। उसके साथ में कौन आया, आयोडीन। आयोडीन जनरली बहुत कम लैब में यूज किया जाता, मतलब किया जाता है, हम लोग के BSc में नहीं किया जाता था, ठीक है। तो आयोडीन का स्टेनिंग जो यूज करते हैं ये स्टार्च को स्टेनिंग करता है और स्टार्च को ये ब्लैक या ब्लू कर देता है, आयोडीन जो होता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत बार चोट लग जाती है तो आप ड्रेसिंग करवाते हो डॉक्टर से और वो ड्रेसिंग भी कैसी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है या डार्क बैगनी पड़ जाती है। टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसमें। तो आयोडीन का काम ही है कि ये स्टार्च को कैसा ब्लैक या ब्लू कर देगा। और जो कॉटन आप लगाते हो हाथ पे, जो डॉक्टर लगाता है वो नॉर्मली क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स ही है एक तरीके पॉलीसेकेराइड, तो वो ब्लैक या ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगला कौन है, इयोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेन।
इओसिन स्टेन का यूज करते हैं साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए, और इओसिन की वजह से साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला कौन सा है, ग्राम स्टेन, जो क्रिश्चियन ग्राम में टेक्निक करी थी। तो ग्राम स्टेनिंग का यूज करते हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो जिन बैक्टीरिया में स्टेनिंग कलर आ जाता है लास्ट में, वो ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं, और जिनमें नहीं आता दीज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये जरूर याद रखना, और ये अगर आप लिख कर आते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला मिथाइलिन ब्लू, सेफनीन, आयोडीन, इओजिन एंड ग्राम स्टेनिंग्स। उसके बाद लास्ट आया, जब आप पूरे क्वेश्चन को कर दोगे तो फिर भाई लास्ट में आप बता कर आओगे सिग्निफिकेंस, कि हमने जितना भी पूरा माइक्रोस्कोप लिखा है उस माइक्रोस्कोप का बेनिफिट क्या है। तो आप कहोगे माइक्रोस्कोपी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज। जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं या मेडिकल साइंसेज हैं उसमें माइक्रोस्कोपी का सबसे ज्यादा यूज है। बिना माइक्रोस्कोपी के हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हम लैब में कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ में क्या है, इट हेल्प टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये कोशिका की स्टडी करना, कोशिका की संरचना, अरे यार जब हमें दिखेगी नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे क्या, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेल्स को, टिश्यू को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हर चीज को स्टडी करने में हमें माइक्रोस्कोप का यूज होता है। इसके बाद क्या है, इट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड दैट कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज। ये उन सारे ऑब्जेक्ट्स को या उन चीजों को, उन सेल्स को भी हमें दिखा देता है जो हम नॉर्मली नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब मेन जो आप पॉइंट बनाकर सिग्निफिकेंस लिख कर आओगे उसमें पहला लिखोगे स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि अगर माइक्रोस्कोपी नहीं होती तो हमें सेल की संरचना नहीं पता चलती। तो माइक्रोस्कोपी हेल्प टू ऑब्जर्व द इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स के जितने भी अंदर के पार्ट हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें आप इससे देख सकते हो। उसके बाद में अगला क्या कर सकते हो, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रोस्कोप होगा तो हम अलग अलग नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोज सकते हैं, देख सकते हैं उनको, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोन हो गए, फंजाई हो गए। ये सब, इन सारी चीजों की डिस्कवरी पॉसिबल तभी हुई जब माइक्रोस्कोप बना। बिना माइक्रोस्कोप के इन सारी चीजों की डिस्कवरी पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब कि आप जब अपना कोई भी बीमारी का पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हो, हिस्टोलॉजिकल टेस्ट कराते हो, तो उन सब में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप्स। जैसे जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जिनसे हमें कोई बीमारी हो रही है, उनको हम अपने ब्लड में, यूरिन में या टिश्यूज में कैसे चेक करेंगे। ऐसे नेकेड आइज से तो देखेंगे नहीं, तो देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तो इसका यूज है। उसके बाद रिसर्च एंड एजुकेशन। जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं तो उन सब में बिना माइक्रोस्कोप के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप रिसर्च वगैरह या कुछ कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी इज एन एसेंशियल बायोलॉजिकल रिसर्च एंड टीचिंग फॉर स्टडिंग सेल एंड जेनेटिक्स। ये 4-5 साल पहले माइक्रोस्कोप हमने खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि इसको स्टडी पर्पज से खरीदा था, ताकि सारी चीजों को विजुअलाइज हो जाए और क्लियरली सामने एक दूसरे के सामने देख सकें उसको। उसके बाद में लास्ट क्या है, मैटरनल एंड फोरेंसिक साइंसेस। जितने भी आपका मटेरियल साइंसेस है, मैटरनल बोलना मटेरियल साइंसेस हैं, या फोरेंसिक स्टडीज है, उन सब में फोरेंसिक स्टडीज जानते हो, वही CID सोनी पे जो होता है, तो यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फोरेंसिक लैब्स, ठीक है। उसमें मटेरियल्स को देखने के लिए, फाइबर्स को, या जो एविडेंसेस हैं जो हम लोग को क्राइम सीन में मिले हैं, उन सारी चीजों को पहचानने में, यार सिंपल सा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स या किसी माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज हेल्प्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो इस टाइप का बायोलॉजी के बर्निंग टॉपिक्स हैं, जैसे नैनो या मॉलिक्यूलर, तो ये इन सारी चीजों को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता है। वॉट इज सेंट्रीफ्यूज? सेंट्रीफ्यूज क्या है? जो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसकी पूरी प्रोसेस, कैसे मशीन चलती है, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होते हैं, शॉर्ट में ये तैयार करो। दूसरा प्लाज्मिड क्या है? ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर्स में, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लाज्मिड क्या है, उसकी पूरी परिभाषा बतानी है। हिट्रोसिस्ट, बॉटनी में हिट्रोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको भी जरूर प्रिपेयर करें। साथ ही साथ बर्ड स्केयर। बर्ड स्केयर क्या होती है? ये नॉर्मली जितने भी डिजीज लगती हैं उस डिजीज का एक सिम्टम है पेड़ों के ऊपर लगने वाली, जिसको कालिका प्रतीक या बर्ड स्केयर कहते हैं। तो बर्ड स्केयर को आपको बिल्कुल यहां पर प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना है। और ये पैथोलॉजी सेक्शन से आने वाला क्वेश्चन है, तो पैथोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। किसमें?
वेरी शॉर्ट में। उसके बाद में आईसीडीएम क्या होता है, आईसीडीएम को प्रिपेयर करिए। और बोर्डिएक्स मिक्सचर, ये लगभग मेरी बात अगर मानो हर साल आया हुआ क्वेश्चन है बोर्डिएक्स मिक्सचर। चाहे बोर्डिएक्स मिक्सचर आपको वेरी शॉर्ट में आएगा, और इसके अलावा अगर वेरी शॉर्ट में नहीं आया तो आपको ये शॉर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये जरूर तैयार करके जाएंगे आप बोर्डिएक्स मिक्सचर। बोर्डिएक्स मिक्सचर के बाद अगला आपको याद करना है ब्लाइट सिम्टम। ब्लाइट सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे जनरली सपोज करो हमारे सिलेबस के अंदर जो बीमारी है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो उनमें ब्लाइट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बताते हैं हम लोग कि पेड़ के अंदर ये झुलसा रोग लग गया है। जैसे आलू में अर्ली ब्लाइट लगता है अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से, लेट ब्लाइट लगता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। तो वो जो इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन है, उनके क्या इम्पैक्ट रहते हैं पेड़ों के ऊपर, वो आपको इस वीडियो के इस क्वेश्चन के अंदर आपको उसको प्रिपेयर करना है। फिर ये एक यार इस टाइम का बर्निंग टॉपिक है ये, अगर आप देखो ये इस टाइम की रिसर्च का और हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी पेपर आपका बनाएगा वो आपसे ये उम्मीद जरूर करेगा कि आप बायो रेमिडिएशन जेएफ सुधार के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके आओ। मेरे साथ कई एक बच्चे हैं जो पीएचडी में हैं और उनका रिसर्च टॉपिक बायो रेमिडिएशन है। तो बायो रेमिडिएशन इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा भाई इसके ऊपर आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट जरूर मिलना चाहिए, और एग्जाम में मिला है। अगला है कमेंट ऑन माइकोप्लाज्मा। नाम सुना होगा आपने, माइकोप्लाज्मा, या जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा है या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, इनके ऊपर आपको जरूर तैयार करके जाना है। और एक चीज और यहां से प्रिपेयर करना, ये आपकी जितने भी आपके लिविंग सेल्स हैं उसमें आपकी स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इससे होने वाली बीमारी के बारे में भी जरूर बताना, जो आपकी कौन सी होती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। जो बैगन की पत्तियां छोटी हो जाती हैं वो इसी की वजह से होती है, वो आपको बता कराना है। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट आपको एक और प्रिपेयर करोगे, डिफाइन सीनोबियम। सीनोबियम क्या होता है, सीनोबियम कैसे बनता है, सीनोबियम कैसे काम करता है, सीनोबियम फंगस में कैसे पूरी बॉडी को फॉर्म करता है, वो आपको यहां पर प्रिपेयर करके पूरा जाना है। तो अगर यार मेरा भाई तुम इतने क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लेते हो तो मेरी 100% गारंटी है कि पेपर तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से होगा वेरी शॉर्ट के सेक्शन में। उसके बाद अब आता है हमारा शॉर्ट सेक्शन। शॉर्ट सेक्शन में वैसे जो पिछली साल पेपर आए थे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, उसमें 5 क्वेश्चन दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन में करने के लिए। तो अभी यहां पर देखो, पहला क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड गिव सुटेबल एग्जांपल्स। बैक्टीरिया, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको जरूर ध्यान रखना, कैसे नहीं कि जैसे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आया तो हम सीधे क्लासिफिकेशन लिखने लगे। जब भी बैक्टीरिया का अगर बारे में पूछा जाए, किसी के बारे में पूछा जाए, तो आप एक पैराग्राफ 2-4 लाइन जरूर बताओ कि पहले बैक्टीरिया होते क्या है, फिर उनका आप क्लासिफिकेशन करना शुरू करोगे। और क्लासिफिकेशन में आप उसको शेप के आधार पर पढ़ रखा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर पढ़ लो कि भाई कुछ गोलाकार राउंड शेप होते हैं, कुछ कॉकस शेप्ड होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो जो शेप्स हैं, ठीक है, रॉड शेप्ड हैं, उन शेप के आधार पर उसको कैसे क्लासिफाई करोगे। एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स, और हर टाइप का एक आप एग्जाम्पल देंगे। जैसे लैक्टोबैसिलस, नाम में ही आ रहा भाई, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, नाम में ही आ रहा है, क्या लिख दिया, बैसिलस की स्पेलिंग लैक्टोबैसिलस। अब ये इधर जरा ध्यान से अगर आप देखो, लैक्टो क्योंकि ये भाई मिल्क में प्रेजेंट होता है, और बैसिलस का मीनिंग क्या है, रॉड। तो ये रॉड शेप्ड हो गया। तो आप उसको एग्जांपल्स के साथ में जब करके आओगे तो बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। और स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल ना भूलना। अगला ये क्वेश्चन, ये भी हर बार आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, किडवन। पूरी किडवन की प्रक्रिया जितने भी बैक्टीरिया या फंगस करते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद क्यों है। पहले तो आप इसका ये भी बताओगे इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, इससे कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ब्रीफली डिस्कस फर्मेंटर्स, जो अलग अलग टाइप के फर्मेंटर्स, जो मशीन होती हैं जिसमें फर्मेंटेशन या किडवन कराई जाती है, वो कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। या ये क्वेश्चन आपका ना बायो फर्मेंटर के नाम से भी आ सकता है कि बायो फर्मेंटर क्या होते हैं, ये आपको बताना होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको जरूर प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद में अगला क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायो फर्टिलाइजर्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ एल्गी इन बायो फर्टिलाइजर्स।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है शॉर्ट क्वेश्चन बताना है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक के रूप में जो हमारे एल्गी होते हैं, कौन कौन से शैवाल हैं जिनका जैव उर्वरक में रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कौन सा है, अगला है डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम। यार ये इनोकुलम वर्ड तुमने सुन रखा होगा बहुत बार, अगर नहीं सुना हो तो यहां पर सुन लो। तुमने घर में मम्मी के मुंह से सुना होगा जामन। ठीक है, कि दही जमाना है उसके लिए जामन चाहिए, या थोड़ा सा दही का कोई भगोना हो या दही का कोई बर्तन हो, उसमें दूध डालकर रख दो तो वो ग्रोथ हो जाती है। तो ये कहलाता है इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, जिसके अंदर पहले से कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उससे ही हम उसको आगे कल्चर आगे ग्रोथ करा सकें। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है ये आपको यहां पर बताना है। हिंदी में कहते हैं संसर्ग। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि संसर्ग या इनोकुलम क्या होता है, तो आपको सिंपल सा प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम के बारे में एग्जाम में बताकर जरूर आना है। अगला हम लोग का क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लांट क्वेरेंटाइन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, ये जरूर प्रिपेयर कर लेना। क्वेरेंटाइन क्या होती है, क्वेरेंटाइन की प्रक्रिया क्या है। क्वेरेंटाइन आपने कोरोना में सुना ही होगा जनरली कि हम लोग ह्यूमंस क्वेरेंटाइन होते थे, तो वैसे ही NBPGR एक बहुत बड़ा सिस्टम है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम का। उसने ये चीज बनाई है कि अगर हम कहीं प्लांट इंट्रोडक्शन कराते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट्स भेजते हैं या दूसरी जगह से अपनी प्लांट मंगवाते हैं, तो उन प्लांट्स को हम पहले क्वारंटाइन करेंगे ताकि उनके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो या उनके अंदर कोई डिजीज हो या अगर वो अपने साथ कोई स्पोर्स या कोई भी बीमारी लेकर आए हैं तो वो लैब में हमें पहले पता चल जाए। क्योंकि इंडिया में खासकर बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीमारियां हमारी अपनी नहीं थी और दूसरी जगहों से जब हमने कोई चीज मंगवाई तो उसके साथ में बहुत सी डिजीजेस यहां पर आ गई। तो उसके लिए प्लांट्स को क्वारंटाइन कैसे करते हैं उसकी पूरी टेक्निक आपको बतानी है। अगला कह रहा है व्हाट इज स्मट, डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो। एक आपने फंगस देखा होगा जिसका नाम है अस्टिलागो न्यूडा। पूरा नाम होता है अस्टिलागो न्यूडा। तो अस्टिलागो न्यूडा जो है ना, ये आपने देखा होगा घास पे लगता है नॉर्मली। अगर आप अपने घर में या स्कूल में कॉलेज में अगर आप घास के ऊपर चल रहे हो तो देखना घास के ऊपर काले काले से आपको स्पोर्स दिखाई देंगे। वो स्पोर्स जो होते हैं ना वो स्मट कहलाते हैं। ठीक है, जो थोड़े से काले काले से लगते हैं। ठीक है, और ऐसा गेहूं के ऊपर भी हमें दिखता है, लेकिन गेहूं में वो चीज रस्ट होती है, ये स्मट है। बहुत बार आपसे ये भी आप प्रिपेयर कर लो कि रस्ट और स्मट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये भी आपसे बात पूछी जा सकती है। तो अस्टिलागो की या तो पूरी लाइफ साइकिल पूछ सकता है आपसे, या सिर्फ जो उससे स्मट लगता है घास के ऊपर या मोनोकॉट्स के ऊपर, नॉर्मली वो डूब घास के ऊपर होता है, तो वो क्या होता है उसको आपको डिटेल में एग्जाम में बताकर आना है। अगला कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस जिनको शुद्ध हिंदी में आप शैवाक भी कहते हो। ठीक है, क्यों कहते हो शैवाल? तो आपको इसमें क्योंकि एक शैवाल और एक एल्गी दो चीजें होती हैं साथ साथ, मतलब एक शैवाल और एल्गी दोनों सेम ही चीज होगी भाई। एक एल्गी और एक फंजाई, ये दो चीजें साथ में जुड़ी होती हैं और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन सहजीवता के द्वारा आपस में जुड़ती हैं, रहती हैं। तो उसके ही स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लाइकेंस। तो आपको लाइकेंस का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाना है कि लाइकेंस में कहां पर एल्गी आता है, कहां पर फंगस आता है। साथ ही साथ आप ये भी बताओगे कि एल्गी का क्या काम होता है, यहाँ पर फंगस का क्या काम होता है। और जब आप बीएससी का पेपर दे रहे हो तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ग्रुप के फंजाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर बताते हो, साथ ही साथ आप लाइकेंस के टाइप्स भी बता दो, क्रिस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस, ये सारे टाइप्स बता दो, या सेक्सिकोलस, टेरिकोलस, ये वाले टाइप्स बता दो, तो आपको क्या होगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका ये प्रिपेयर होगा जो आपको पूरे नंबर देकर जाने की पूरी संभावना है। और अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइकोराइजा इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ में माइकोराइजा का क्या रोल होता है? तो यार ये क्वेश्चन के ऊपर लगा लो जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम पिछले सालों के पेपर उठाकर देखो तो शायद एक ही दो बार होगा कि माइकोराइजा पर क्वेश्चन ना बनाओ। हमेशा माइकोराइजा एक क्वेश्चन जरूर लेकर जाता है। तो माइकोराइजा क्या होता है, नाम में ही आ रहा है, देखो माइको कहीं पर भी वर्ड है, समझ जाना फंगस की बात है। किसकी बात है? कवक की, फंगस की। और कहीं पर अगर राइजा शब्द आए तो ये तो रूट्स से रिलेटेड निकला है। तो जिनकी रूट्स में फंगस प्रेजेंट होते हैं और वो फंगस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। तो आपको ये पूरा प्रिपेयर करके जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई।
फंजाई के क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या क्या लाभ है, ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करो तो उसको छोटी छोटी सी हेडिंग्स में बांट लेना। छोटी छोटी सी हेडिंग मतलब जैसे फंगस एज फूड, खाने के रूप में फंगस का क्या क्या यूज होता है, जैसे अगेरिकस वगैरह का बता दोगे, ठीक है। फिर आप बताओगे कि भाई फंजाई जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन की तरह कैसे काम करते हैं, फंजाई जो है वो हार्मफुल एक्टिविटीज कैसे देते हैं, तो वो सारी चीजें आप छोटी छोटी जब उसको पॉइंट्स में बनाओगे तो वो चीज आपकी अच्छी लगेगी। दूसरी चीज, जहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछी जाए वहां जरूरी नहीं आप लाभ बताओ, आप हानियां भी बता सकते हो, ठीक है। मतलब एक यूजफुल एस्पेक्ट और हार्मफुल एस्पेक्ट दोनों आपको वहां पर डिस्कस करने होंगे, क्योंकि आर्थिक महत्व बताया। अगर किसी चीज से हमारा नुकसान हो रहा है तो वो भी महत्व है। नुकसान नो डाउट हानि है, लेकिन हानि भी एक महत्व है, वो भी जरूरी थी। क्यों थी जरूरी, वो चीज आपको यहां पर बताकर आनी है। अगला कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होता है, जैसे फंगस आपने जब पढ़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ अभी डिस्कस कर लोगे। 4 टाइप के फंगस के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक होता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक होता है बेसिडियोमाइसिटीज, एक होता है आपका जाइगोमाइसिटीज, और एक कौन सा होता है आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये 4 जो क्लासेस हैं, इसमें एक क्लास के बारे में आपसे पूछ लिया, कौन सा क्लास, एक्टिनोमाइसिटीज, कि एक्टिनोमाइसिटीज में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और एक्टिनोमाइसिटीज का यूज क्या होता है फंगस में। ये चीज आपको यहां तक बता कर आनी है, और इससे क्या होगा कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन सारे फिनिश हो जाएंगे। अब आती है बात हमारी लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नंबर पूछे जाते हैं। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 या 2 लॉन्ग क्वेश्चन से ऊपर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अभी पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द सुटेबल डायग्राम, मतलब जीवाणु की पूरी संरचना बतानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको जीवाणु की पूरी संरचना के भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मीजोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज जब आप इसकी बताकर आओगे तो आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ मेरी एक बात मानना, जब बैक्टीरियल सेल को पढ़ना तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को भी प्रिपेयर कर लेना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का जनन या रिप्रोडक्शन, और इसको बहुत बार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी पूछा गया है। तो ये चीज आपको जरूर प्रिपेयर करके जानी है अपने एग्जाम के लिए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट सेक्केरोमाइसीज। ईस्ट का पूरा नाम आपको पता ही होगा, सेक्केरोमाइसीज सेरेविजी। तो ये जो सेक्केरोमाइसीस सेरेविजी है, ठीक है, इसका क्या रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाता है। पिछले साल की अगर बात करें तो रहेलखंड यूनिवर्सिटी मतलब MJPRU में ये लॉन्ग क्वेश्चन बन भी चुका है। उसके बाद में अगला क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, डायग्राम्स के साथ में आपको बताना है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स और पक्सीनिया, या तो वॉल्वॉक्स की या पक्सीनिया की। मेरी अंदर से गट फीलिंग ये कह रही है कि इस बार पक्सीनिया की लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाएगी। तो पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसाई पूरा नाम है इसका, और ये गेहूं के ऊपर नॉर्मली लगती है और गेहूं के ऊपर ये रस्टिंग डिजीज कॉज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसकी पूरी लाइफ साइकिल को आप 100% इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तैयार करिए। अगला है, अब ये फिर से जहां पर आपका प्लांट इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपके सिलेबस में वहां से एक क्वेश्चन बनाया है कि एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। पौधों में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मतलब जो पेड़ अपनी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वो कैसे करते हैं। और जब पेड़ अपनी सुरक्षा करते हैं तो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको फाइटोएलेक्सिन्स कहते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन्स क्या होते हैं, फाइटोएलेक्सिन की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि पेड़ों की अपनी जो रक्षा तंत्र है उसमें फाइटोएलेक्सिन्स का क्या रोल होता है, क्या काम होता है, ये आपको यहाँ पर बताकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, सूक्ष्मदर्शी जानते हैं आप। तो माइक्रोस्कोप की वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इनका आपको लॉन्ग क्वेश्चन 101% मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन
पूरी एक लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अभी कल ही अपलोड करी, अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपको एक बीएससी का सेक्शन मिलेगा चैनल के ऊपर, अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो उसमें बीएससी का कंप्लीट सारी चीजें हैं उसमें बीएससी की, आप उसको प्रिपेयर करिए अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन क्वेश्चंस की आपको पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 8960824700, और आप इस पे कांटेक्ट कर आप पूरी पीडीएफ को सारे आंसर्स के साथ में फ्री में ले सकते हैं। बस छोटा सा काम आपको करना है यार, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि जब देखो एक सिंपल चीज है यार, जब अच्छे लाइक्स आएंगे, जब आप ज्यादा लाइक्स पहुंचवाओगे वीडियो के ऊपर या वीडियो को आप ज्यादा शेयर करोगे, अच्छे व्यूज आएंगे, तो हम लोग को और ज्यादा वीडियोस बनाने का आपके लिए दिल होगा। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा काम करना है वीडियो को शेयर करने का, और अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दो, और मिलेंगे हम लोग कल अगली वीडियो में। थैंक यू।